हमें मालूम चला कि एक डॉग को बहुत बुरी तरह से 2 घंटे तक मारा गया है। ये सुनने के बाद फ़ोन पर तो मैं जैसे खुद के कंट्रोल में नहीं थी। इसी इंसिडेंट की वजह से क्या आपने आसरा द हेल्पिंग हैंड्स की फाउंडेशन रखी? ये एक पर्सनल ट्रेजेडी है। साल 2020 में मेरे फादर उनका जो है बहुत ब्रूटल मर्डर किया गया, उनको मारा गया। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, वर्डिक्ट आया था कि जो 1 मिलियन स्ट्रे डॉग्स हैं लिविंग इन एंड अराउंड दिल्ली, तो उनको रिलोकेट करने की बात करी गई थी, उठाई गई थी, जिस पे कि काफ़ी सारे मैसिव प्रोटेस्ट भी हुए थे थ्रू आउट द कंट्री, स्पेशली इन दिल्ली, बाय ऑल दी एनिमल वेलफेयर, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब इसने इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो जब आपने ये खबर पहली बार सुनी थी, इस पूरी रूलिंग और वर्डिक्ट के बारे में, व्हाट वाज़ योर फर्स्ट रिएक्शन टू दैट? हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें? क्योंकि भले हम लखनऊ में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हर जानवर के लिए सेम फीलिंग है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे कहीं हो। ये एनिमल लवर्स इतने हैं, इनको इतना प्यार आ रहा है आवारा कुत्तों पे, तो वो क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते हैं? आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट एनिमल लवर्स जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर रहे हैं या दे आर नॉट वर्किंग फॉर दिस कॉज, जस्ट नॉर्मल पीपल हु आर एनिमल लवर्स। ह्यूमन और जो एनिमल्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ख़त्म ऐसे ही किया जा सकता है कि थोड़ा-सा हम समझें और थोड़ा-सा एनिमल हेटर समझें। नमस्कार हिंदुस्तानियों, आप सबका स्वागत है द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान के पॉडकास्ट शो द हिंदुस्तान चैप्टर्स में। और आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है चारू खरे। चारू इज एन एनिमल एक्टिविस्ट एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द एनजीओ आसरा द हेल्पिंग हैंड्स which is into animal rescue and rehabilitation. Namaskar Charu, welcome to the Humans of Hindustan podcast show, the Hindustan chapters. हाय इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद और बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बातें एज़ एन एनजीओ एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर रखें जो बहुत लोगों तक पहुँचे। Hmm. क्योंकि आज के टाइम में एनिमल्स को समझना और एनिमल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पर इनवाइट किया। Thank you so much Charu for taking out time for this. This means a lot for us. एंड हम हमेशा ऐसे जो चेंज मेकर्स हैं समाज में, सोसाइटी में, वी ऑलवेज ट्राई टू रीच आउट टू देम more in numbers and try to cover their story as well. So thank you for taking our time for this. So let's begin this podcast. Let's start by telling us about yourself. हम शुरू करते हैं कुछ अपने बचपन के कुछ किस्से अबाउट योर चाइल्डहुड, योर बैकग्राउंड एंड अपब्रिंगिंग। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो मेरी जो जन्मभूमि रही है वो अयोध्या है और मेरी कर्म भूमि लखनऊ है। मैं जब अयोध्या में थी, हम सब बहुत छोटे जब थे और मेरे घर में हम सब 5 बहनें 2 भाई हैं, बड़ी फैमिली है। तो हमेशा से मेरे फ़ादर जो है वो हमको अच्छी बातें सिखाया करते थे। यूज़ुअली सभी के फ़ादर सिखाते हैं, लेकिन मेरे पापा इसलिए डिफ़रेंट थे क्योंकि वो हमें हमेशा जैसे कि बच्चों को आज पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं जानवर से दूर रहो, काट लेगा, मत छुओ, गंदा है। मेरे पापा ज़बरदस्ती बेटा इसको ले आओ घर के अंदर, इसको खाना खिला दो, देखो इसकी माँ कहाँ है। और हमारे खुद के घर के पास में कई सारे कम्युनिटी एनिमल्स तभी से थे जब लोग इतने अवेयर नहीं थे। आज से अभी मैं 15 साल पहले की बात करूं अगर, तो मेरे फादर हमेशा से मुझे कहते थे कि बेटा ये एनिमल्स हैं, इनका ध्यान रखना है। मेरी मम्मी मुझे आज भी याद है, हम लोग जब बहुत छोटे हुआ करते थे, तो वो एक बहुत छोटे से पपी को कहीं से अबैंडन किया था किसी ने और उसको सड़क से उठा के घर ले आई थी। और वो बच्चा हमारे घर में था और उसका नाम हमने टॉमी रखा और तभी से वो बच्चा हमारे साथ में हमारी फैमिली में रहता था। तो ये इस ऐसी एक अपब्रिंगिंग में हम लोग पले-बढ़े हैं। मेरा नाम चारू है और मेरे फ़ादर जो है मुझे कई बार स्कूल में चिढ़ाते थे लोग, चारू, झाड़ू, चारू, आलू और पता नहीं क्या-क्या। तो मुझे ये रहता था, मैं पापा से कहती थी पापा मेरा नाम बदल दो। पापा मुझे समझाते थे यू हैव अ यूनिक नेम, तुम्हें क्यों बदलना है नाम? तुम्हारे नाम का मतलब होता है सुंदर और तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो कि सुंदर हो। तुम्हें ऐसा काम करना है जो तुमको सुंदर बनाए, तुम दूसरों को सुंदर बनाओ। तो वो हमेशा से मुझे ये सारी चीज़ें सिखाते थे। ही वॉज़ अ ग्रेट पर्सन, बहुत ही काइंड्स, ना सिर्फ एनिमल्स के लिए बल्कि ह्यूमन्स के लिए भी। तो मैं एक ऐसे माहौल में हमेशा से रही हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, अगर मैं अभी रिसेंट टाइम की बात करूँ, आज से 4 साल पहले की, तो मैं एक जर्नलिज़्म की फ़ील्ड से बिलॉन्ग करती हूँ, मीडिया लाइन से बिलॉन्ग करती हूँ मैं। मैं पत्रकारिता मैंने इसलिए चुना था क्योंकि मुझे समाज में बदलाव लाना था। और उसके बाद में जब कुछ ट्रेजेडी जिसकी मैं अभी आगे बात करूँगी हुई, तो मैंने पत्रकारिता छोड़ कर के फिर ये एनिमल एक्टिविज़्म की फ़ील्ड में मैं उतरी क्योंकि मैं समाज को बदलना चाहती थी। मैं
उस सोच को बदलना चाहती थी जो काफ़ी कट्टर है, वो चाहे किसी के लिए भी हो। तो बस यही है। Great, great to know that. And that Charu incident is a good one. I'm sure सबको बचपन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ incidences अपने फेस किए होते हैं with their बिल्कुल, names, जिनसे उनको चिढ़ाया जाता है. बिल्कुल। So this brings me to this question since we are talking about your childhood. कोई आपकी ऐसी कोई मेमोरी, any memory of yours where you developed that sort of fondness for animals? वो एक लाइकिंग जो आपके मन में जहन में आई एनिमल्स को लेके, जिसने कि फ्यूचर में आपको पुश किया कि आप आसरा अपने एनजीओ का फाउंडेशन रख पाएं, तो ऐसी कोई मेमोरी है आपकी? बिल्कुल देखिए एनिमल्स से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हमको कोई भी एनिमल हो वो, मैं सिर्फ डॉग की बात नहीं कर रही, कोई भी एनिमल आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो एक बार क्या हुआ कि हमको एक डॉग के बारे में मालूम चला। वो एक ब्रीड डॉग था। ब्रीडिंग इंडस्ट्री बहुत ही बुरी है। आज के टाइम में इल्लीगल ब्रीडर्स बहुत ज़्यादा हैं सोसाइटी में। और मुझे मालूम चला कि उस डॉग को छोड़ दिया गया था। बीगल डॉग थी। प्रेग्नेंट भी थी वो और उसकी पूरी बॉडी पर स्किन इन्फेक्शन था, मैगेट वुंड्स थे, जगह-जगह से ब्लड आ रहा था। तो हमें जब उसके बारे में मालूम चला, उसको कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही थी। उसको कोई रेस्क्यू नहीं करना चाहता था क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं थी किसी के पास। ना तो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की, ना तो उसको शेल्टर देने की। तो जब हमको मालूम चला, तो मैं पहुँची उसके पास में। मैंने सोचा कि देखेंगे कहाँ रखना है, क्या करना है और हमारे घर में भी सपोर्ट था। मुझे हमेशा से घर से सपोर्ट रहा है एनिमल्स के लिए। तो जब मैं उस लोकेशन पे पहुँची, उस डॉग को देखा, वो स्टिल अपनी पूँछ हिला रही थी। आप सोचो कि उसको कितना परेशान किया गया है, लेकिन उसकी पूँछ फिर भी हिल रही थी और वो ट्रस्ट कर रही थी ह्यूमन पर फिर भी। तो जब मैं उसके पास पहुँची, उसको रेस्क्यू किया और उसके बाद मैं उसको हॉस्पिटल लेकर के गई, उसका ट्रीटमेंट कराया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि जिन एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है, जिनका कोई नहीं रहता, जिनको अबैंडन किया जाता है, वो बेचारे कहाँ जाते हैं? आप सोचो ना कि आज ह्यूमन्स को भी जब पेरेंट्स आपके बूढ़े हो जाते हैं, आप उनको छोड़ आते हो, शेल्टर में ले जाकर के उनको हमेशा के लिए अबैंडन कर देते हो। वो कितनी उम्मीद रखते हैं आपसे और जब वो उम्मीद टूटती है तो क्या असर होता है। तो ठीक वैसे इन जानवरों के साथ भी होता है। अगर आपने उनको पाला है बचपन से या उनको आप टेक केयर कर रहे हो किसी भी पर्पस के लिए। अगर आप उनको ऐसे टाइम पर जब वो बीमार है या जब वो लाचार हो गए हैं, जब वो बूढ़े हो गए हैं, आप उनको छोड़ दे रहे हो, तो सोचिए उनकी क्या हालत हो रही है। तो वो बीगल मेरे पास में रही, उसकी एज लगभग 12 साल थी और वो 14 2 साल मेरे साथ और रही और उसके बाद में फिर वो अपने आप नेचुरल डेथ उसकी हो गई थी। तो वहाँ से मैंने ये सोचा कि नहीं मैं और ऐसे बच्चों को बचाऊँगी। और सॉरी मैं अपने इस पूरे इंटरव्यू में इनको बच्चा ही कंसीडर करूँगी। मैं इनको जानवर नहीं कहूँगी क्योंकि ये मेरे लिए बच्चे जैसे ही हैं। मैं इनकी माँ हूँ और ये मेरे बच्चे ही हैं। तो वहाँ से मुझे लगा कि इनको बचाना है और सिर्फ़ उस बीगल को ही नहीं, जितनी भी ऐसी बीगल, जितने भी ऐसे डॉग्स, जितने भी ऐसे एनिमल्स होंगे, मैं सबको बचाने की कोशिश करूँगी। ओके, ग्रेट, ग्रेट टू नो दैट चारू. काफ़ी हार्ट वार्मिंग स्टोरी है. आई एम श्योर ऐसे इंसिडेंसेस के बाद यूजुअली people do the right thing and you did the right thing as well. या So this was the incident that you told us. तो इसी इंसिडेंट की वजह से क्या आपने आसरा द हेल्पिंग हैंड्स की फाउंडेशन रखी? नहीं वजह तो कुछ और थी, ये एक पर्सनल ट्रेजेडी है और बहुत बड़ा लॉस है मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए। साल 2020 में मेरे फादर जिन्होंने हमको प्यार सिखाया, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्यार सिखाया, समाज में हमेशा एक ऐसे इंसान के तौर पे जो जी रहे थे, जिनमें बहुत सारी दया थी, जिनमें लोगों के प्रति बहुत करुणा थी। उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ, उनका उनका जो है बहुत ब्रूटल मर्डर किया गया, उनको मारा गया और उस मर्डर के बाद में जब उनको हमने खो दिया, एक ऐसे इंसान को समाज ने खो दिया जो एक अच्छी राह पर था, लोगों को अच्छाई के रास्ते पे लेके जा रहा था। तो जब हमने एक ऐसे इंसान को खो दिया, तो हमें लगा कि हम उनको बचा नहीं पाए। जब वो परेशानी में थे, जब वो शायद हेल्प के लिए किसी को बुला रहे होंगे, तो हम उनको बचा नहीं पाए। तो वहाँ मुझे लगा कि सोचिए कि क्या होता होगा कि जब कोई ऐसा इंसान या ऐसा एनिमल किसी डिस्ट्रेस में होता है, वो परेशानी में होता है, उसको मारा जा रहा होता है, लेकिन कोई उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा होता। तो उस वक़्त उनकी फीलिंग्स भी शायद सेम होती है। तो पापा के चले जाने के बाद करीबन कुछ साल बाद जब हम 1 साल बाद हम थोड़ा सँभले, तो हमें लगा कि
वो तो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उनका हमेशा से ये सपना था कि हम इन एनिमल्स के लिए कुछ बड़ा करें, हम कुछ ऐसा काम करें जो सोसाइटी में चेंज लाए। और इसी को लेकर के, इसी को सोचते हुए एक पल को तो लगा था कि कुछ अच्छा नहीं करेंगे, इतना बुरा हो गया हमारे साथ, अब कुछ अच्छा करने को बचा ही नहीं। लेकिन फिर लगा कि अगर उनकी लेगेसी को ज़िंदा रखना है, उनकी यादों को ज़िंदा रखना है, तो कुछ ऐसा करना होगा जो एक बहुत बड़ा रिमार्क बनाए आगे चलकर। तो हमने, इसीलिए मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड किया कि हम आसरा द हेल्पिंग हैंड्स की शुरुआत करेंगे। आसरा एक ऐसा आसरा जो हर किसी को उम्मीद दे, हर किसी को एक मदद का हाथ दे। और तभी हमने आसरा द हेल्पिंग हैंड्स की शुरुआत की। और लकीली अभी तक हमने 6-7 हज़ार से अधिक जानवरों को बचाया है। ना सिर्फ बचाया है, बल्कि जो भी इनके खिलाफ गलत कर रहा है, क्रूरता कर रहा है, पशु क्रूरता कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने एक्शन भी लिया है। Good to know that, Charu. That's really inspiring. आप, you and your family, they have to be, whatever you went through. After that, to pull up courage and do such a work, such a kind work, which not only is impacting you but society as well. So I'm sure it's a very brave decision and a brave step that you have taken in this field, and I really congratulate you for that. Charu, this animal rescuing and rehabilitation is in itself काफी emotionally draining होता है ये. I'm sure क्योंकि आप passionately जुड़े हो इस cause के साथ, इस field के साथ, तो आप पे भी ये काफ़ी इमोशनली टायरिंग, और इट मस्ट बी टेकिंग टोल ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एज वेल. तो आप कैसे मैनेज करते हो अपनी पर्सनल लाइफ विज़ा वी अपने जो सोशल कॉज के लिए आप काम कर रहे हो? सच बताऊँ तो कभी-कभी सच में लगता है कि क्या करें, बहुत थक गए हैं, और कैसे बढ़ें आगे। कई बार होता है कि बहुत सारा लगता है कि अब नहीं हो रहा है, क्या करें? लेकिन ख़त्म करने के बारे में कभी नहीं सोचा, गिव अप करने के बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ, ये फ़ील होता है कि यार बहुत थकान हो रही है, क्या करें? तो आप किसी भी फ़ील्ड में होंगे, अगर किसी भी लाइफ़ में होंगे, किसी भी लाइफ़ की जर्नी को फ़ेस कर रहे होंगे, तो एक मोमेंट ऐसा हर किसी की लाइफ़ में आता है। तो हमारी लाइफ में भी आता है। एनिमल रेस्क्यूअर्स जितने होते हैं, वो सभी अपनी पर्सनल लाइफ को साइड करके इनके लिए काम करते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में दुखी भी हैं, तो आप इनके सामने दुखी हो ही नहीं पाएँगे। क्योंकि ये बच्चे इतने प्यारे होते हैं कि आपको, जब आप इनको देखते हो, जब आप अपने रेस्क्यू किए हुए जानवर को देखते हो, उसको बचा हुआ देखते हो, आप सोचो किसी की लाइफ आपने बचाई है। और वो बच्चा आपके सामने पूँछ हिला रहा है, वो बच्चा आपके सामने, आप उससे कडल कर रहे हो, कडलिंग कर रहे हो, या वो आपके ऊपर बहुत सारा प्यार निछावर कर रहा है। तो आप जब ये सब चीज़ें देखते हो, तो आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे करना है ये, और करते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक कि हम एकदम एनिमल क्रुएल्टी को ज़ीरो ना कर दें, या फिर हम इनकी लाइफ़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको ख़त्म ना कर दें। तो ये सारे बच्चे जब हम इनको देखते हैं, जिनको हम सेव कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं रेस्क्यू कर रहे होते हैं, या हमने किसी को एडॉप्ट कराया होता है, हम देखते हैं कि उस फैमिली में वो कितना खुश है, तो लगता है कि नहीं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रात में सुकून की नींद सोते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो लगता है कि फिर से एक जंग पर जाना है। तो बस एक सोल्जर की तरीके फ़ील करते हैं, तो ठीक है, कभी-कभी तो लगता है, लेकिन फिर कुछ हल्का-फुल्का इधर-उधर अपनी दोस्तों से बात करके, या हल्का-फुल्का किसी कुछ अच्छा गाना सुन करके ठीक कर लेते हैं, मूड लाइट हो जाता है फिर। ओके, नाइस, गुड टू नो दैट. सिंस यू मेंशन कि आपके अपने तरीके हैं कोप करने के इन सारी सिचुएशन से, एज जी। यू मेंशन कि आप दोस्तों से बात कर लेते हैं हुँ। या कुछ म्यूजिक सुन लेते हैं. सो दिस मेक्स मी क्वेश्चन वन मोर थिंग. what other things that you resort to when आपका जो ये सोशल कॉज है, इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप लुक अप टू करती हैं थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए? देखिए क्या होता है कि मैं लिखती बहुत हूँ, मुझे लिखने की बहुत आदत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड जो रहा है वो जर्नलिज़्म का रहा है, और मैंने पत्रकारिता की फ़ील्ड में जब कदम रखा था, तो यही सोच के रखा था कि क्रांति करेंगे। हमेशा से हमको यही सिखाया जाता था कि अगर आप पत्रकारिता की फ़ील्ड में आएँ तो बी भौकाली। मेरी जो मैम थी बीजेएमसी में, वो हमको कहती थी बी भौकाली, भौकाली बन के रहो और भौकाल दिखाओ। तो हम लोग लाइक मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा करना है कि एकदम हट कर के करेंगे कुछ। तो मैं हमेशा अपने आप को, मतलब मैं बहुत लिखती हूँ हर चीज़, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, या अगर मुझे कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा या काफ़ी बुरा लगा, तो मैं सब कुछ अपनी डायरी में लिखती हूँ।
तो मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद है और मैं कविताएँ लिखती हूँ। तो बस कभी ये सब चीज़ें जब कर लेती हूँ तो मेरा मूड खुद से खुश हो जाता है और मैं लड़की भी हूँ तो झूठ क्यों बोलूँगी, शॉपिंग करके भी थोड़ा बहुत दिल खुश हो जाता है। तो जब शॉपिंग कर लेती हूँ ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि लगता है कि हाँ, ठीक है, लाइफ़ Hmm. थोड़ी-सी चिल हो गई है। वापस से उसी मोड पर आ जाते हैं फिर। Cool, cool. So good to know that. चारू, you told me that आपकी जन्मभूमि अयोध्या है और आपकी कर्म भूमि लखनऊ है. So how did that happen? I mean, you could have opted your जन्मभूमि अयोध्या as well for your work, social cause. ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम अयोध्या से बिलॉन्ग करते हैं। मेरा जन्म स्थान जो है वो अयोध्या का है। Okay. लेकिन मेरे फ़ादर के इंसिडेंट के बाद में उसके बाद में हमने वहाँ से एकदम थोड़ा-सा हम उस सिटी से आप कह सकते हैं जहाँ पर ऐसा हुआ हम उससे दूर हो गए। Hmm. लेकिन हाँ, जब भी काम पड़ता है या काम हमें लगता है कि नहीं वहाँ पर कोई इंजर्ड है और हमें हमारी मदद की ज़रूरत है, तो हम अयोध्या भी जाते हैं। Okay. कर्म भूमि इसलिए कहा क्योंकि मेनली हम यहाँ से आसरा अपना रन करते हैं, हमारा ऑफ़िस जो है वो यहाँ लखनऊ में है, इसलिए मैंने इसको कर्म भूमि और वहाँ पर उसको जन्मभूमि कहा। Okay. Got it. Got it. Till now, is there any particular story, rescuing story, that has stayed with you till now? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ while rescuing some, as you would like to call it, your kids? तो कुछ ऐसा इमोशनल इंसिडेंट या ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक आप उसको रिकॉल करते हो बार बार? बिल्कुल, मैं जब किसी भी एनिमल क्रुएल्टी केस को डील कर रही होती हूँ, तो वो सभी केसेस मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं और पेनफुल भी होते हैं क्योंकि आप एक ऐसे एनिमल को रेस्क्यू करने जा रहे होते हैं जो काफ़ी पेन में तो है ही, लेकिन जिसके साथ में बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी की गई है, जिसको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, जिसको मारा गया है। मैं एक केस पर गई थी अ, अभी पिछले साल आप कह सकते हैं। ये गोमती नगर उजरियाव का मामला था और हमें मालूम चला एक हमको किसी ने कॉल किया हेल्पलाइन नंबर पे, हमें मालूम चला कि एक डॉग को बहुत बुरी तरह से 2 घंटे तक मारा गया है। ये सुनने के बाद फ़ोन पर तो मैं जैसे खुद के कंट्रोल में नहीं थी। मैंने अपना जो है बहुत मुझे गुस्सा आया कि मैं क्या कर दूँ तुरंत। मैं तुरंत अपनी टीम के साथ में लोकेशन के लिए निकली। और फिर जब मैं लोकेशन पे पहुंची, आप यकीन नहीं करोगे हमको 6 घंटे लगे उस डॉग को रेस्क्यू करने में। क्यों? क्योंकि जिस कपल ने उस डॉग को मारा था, वो इतने ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे लोकेशन पे, वो हमको उसे ले नहीं जाने दे रहे थे और जब हमने पुलिस को फिर कॉल किया हेल्प के लिए, पुलिस आई। आप समझ लीजिए कि 3, 4, 5 थाने से पुलिस आई है, उनको सिर्फ़ ले जाने के लिए वहाँ से। हमने उनसे पूछा कि आपने क्यों मारा इसको? तो उन्होंने बोला मेरा मन हुआ हमने मार दिया। और इस तरह के एक्सक्यूज़ेज़ मतलब एब्यूज़िव लैंग्वेज और बहुत ही ज़्यादा बिहेवियर उनका काफ़ी ख़राब था। तो जब हम उस डॉग के पास पहुँचे पहले हमने उसको देखा, उसको ट्रीटमेंट दिया ऑन द स्पॉट जो भी इनिशियल ट्रीटमेंट था। उस डॉग को इतना ज़्यादा मारा गया था कि उसका एक जो पैर था वो हमें एम्पुटेट कराना पड़ा। उसके बाद समझ लीजिए कि उसका नाम हमने रखा हीरा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएगा, क्योंकि वो जो कंडीशन थी उसकी उस समय, वो उससे लगा नहीं मुझे कि वो बच जाएगा। हम 3-4 दिन उसको लेकर के जगह-जगह गए, थाने के बाद में फिर हमने उसका उसके सॉरी थाने गए हम, थाने के बाद में फिर हम उसको लेकर के सरकारी हॉस्पिटल गए क्योंकि हमने एफआईआर कराई थी और जो आगे की प्रोसीडिंग थी सारी वो की। आप यकीन नहीं करेंगे उस डॉग ने एक भी बार भौंका तक नहीं। गुस्सा दिखाना तो बहुत दूर की बात है, अग्रेशन तो बहुत दूर की बात है, उसने भौंका तक नहीं। बिना मज़ल के, बिना लीश के उसने सारा काम मतलब हमें बहुत ही आराम से करने दिया, जबकि उसको इतना ज़्यादा मारा गया था, उसका ह्यूमन से ट्रस्ट खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन स्टिल वो हमारे साथ में हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा बहुत प्यार से हर चीज़ चाहे वो इंजेक्शन लगवाना हो, चाहे वो अपना ट्रीटमेंट करवाना हो, कोई भी चीज़ हो, सब करवा रहा था। तो आप समझ लीजिए कि हीरा आज भी हमारे शेल्टर पे है और अब वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है और जब भी मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना कितना अच्छा काम है ये और कितना अच्छा मैं कर रही हूँ। कहीं न कहीं ये लगता है मुझे मुझे बहुत सुकून मिलता है उन बच्चों को देख कर के। जब मैं उनको देखती हूँ कि अगर मैं उसको सोसाइटी में दोबारा छोड़ देती, तो वो उसके लिए गलत हो जाता, उसके साथ गलत हो जाता। तो मैं इसको रेस्क्यू हमारे पास शेल्टर पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके साथ में क्रुएल्टी हुई है और वो सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी हमारे शेल्टर पे रहते हैं। तो हीरा उसमें से एक है।
तो हीरा को मैं हमेशा याद रखूंगी, Hmm. क्योंकि ये केस मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था और बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट केस था। Okay. Good to know about Hira that he is doing well right now and you are taking good care of him. Thank you for that. And congratulations for, doing all such great work. I mean, the more जितना मैं बात करके आपकी जर्नी को समझ रहा हूँ, उतना आई एम गेटिंग मोर inclined towards, your cause थैंक यू। specifically. So, थैंक यू। this brings me to my next question, Charu, and that is, uh, you have a rehabilitation center in place. So, how many currently are animals that are living there? And plus, uh, आपका कुछ एफर्ट रहता है कि क्या जो आपने जिनको रेस्क्यू किया है, जिनको रिहैबिलिटेट कर रहे हो, उनको कोई अडॉप्ट भी कर सके? तो उसके लिए क्या एफर्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के? एंड हाउ मेनी करेंटली एनिमल्स आर लिविंग? हमारे शेल्टर पे अभी 70 डॉग्स हैं, 70, और 25 मंकीज़ हैं। साथ ही में हमारे पास 30 के आसपास बिल्लियाँ हैं। बर्ड्स हैं कुछ। बर्ड्स को हम लोग केज में नहीं रखते, क्योंकि बर्ड्स जैसे ही बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं, तो जैसे ही वो ठीक होती हैं हम उनको वापस से उनके आसमान में छोड़ देते हैं, उड़ा देते हैं। तो बर्ड्स का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो परमानेंट वाले हैं वो 70 डॉग्स हैं और 25 कैट्स हैं और 25 मंकीज़ हैं लगभग। तो अभी मैं आपको बताऊँ कि एडॉप्शन की जहाँ तक बात है, तो लोगों का एक जो नज़रिया होता है, जो समाज का नज़रिया है, लोग ब्रीड डॉग तो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो शेल्टर से हो। लेकिन हाँ, उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए। लोगों की कंडीशन भी ये होती है कि जो डॉग हम शेल्टर से अडॉप्ट करें, वो बहुत साफ-सुथरा, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। छोटी ब्रीड का हो, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो और अभी मैं आपको बताऊँ कि इसके लिए जो एडॉप्शन की आपने बात की, इसके लिए हमारे एफ़र्ट्स क्या हैं। तो हमारी संस्था ने जभी भी आपको पता होगा कि मेले लगते हैं। मेला एक बहुत अच्छी जगह होता है, जगह होती है। अपनी आप कोई भी चीज़ वहाँ पे आप लगा सकते हो कि आपने कोई स्टॉल लगा ली, जैसे आप स्टॉल लगाते हैं, Right. वैसे ही हम कैंप लगाते हैं। हमारी संस्था ने पिछले 5-6 कैंप हम कर चुके हैं लखनऊ में, कई अलग-अलग मेले में, और वहाँ से हमारे लगभग एक-एक मेले, मतलब एक-एक कैंप से लगभग 10-10 बच्चे जो है अडॉप्ट हुए हैं। 10-10 डॉग, 5 कैट्स, ऐसे एक-एक कैंप से। तो ऐसे इससे क्या होता है कि लोग अवेयर हो रहे हैं अपने इंडियन डॉग्स को या इंडियन कैट्स को अडॉप्ट करने के लिए। हम वहाँ पे लोगों को कैंप तो लगाते ही हैं, उनको जागरूक भी करते हैं कि आपको इनको क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। साथ ही में हमारी संस्था का एक अडॉप्शन फॉर्म होता है, जो कि अडॉप्टर जो है उसको भरना पड़ता है, ताकि हम उनसे टाइम टू टाइम अपडेट ले सकें। ये नहीं कि आपने आज हमसे अडॉप्ट किया किसी भी एनिमल को और कल उसको छोड़ दिया। तो हम तुरंत नहीं अडॉप्ट करा देते हैं, लेकिन हम उनका पहले उनके साथ में बातचीत करते हैं, सामने वाले को समझते हैं कि वो कितना ज़्यादा पहले अपनी कम्युनिटी एनिमल्स के लिए क्या Correct. वो इतना है, मतलब उसको प्यार करता है। किसी भी एनिमल के ऐसा तो नहीं कि सिर्फ़ ये पेट लवर है, एनिमल लवर होना चाहिए। ये नहीं कि आप डॉग लवर हो, आप पेट लवर हो, आपको एनिमल लवर होना है, आपके लिए सारे जानवर बराबर होने चाहिए। तो ही हम अपना डॉग या अपना कैट जो भी हमारे शेल्टर पे होते हैं या जो भी सड़क पे होते हैं, उनको मतलब अडॉप्ट करवाते हैं। तो ये हमारे एफर्ट्स हैं अडॉप्शन के लिए। साथ ही जैसे अगर हमारे पास में हमने कोई ब्रीड डॉग भी रेस्क्यू किया है, तो हम उनको स्टरलाइज़ कराते हैं, ताकि मिसयूज़ ना हो सके उनका ब्रीडिंग के लिए वापस से। वो जो चीज़ सफ़र करके आए हैं वापस से वो ना सफ़र करें, इसके लिए हम उनको स्टरलाइज़ कराते हैं और उसके बाद आगे अडॉप्शन के लिए देते हैं। Okay, great. Good to know that. खासतौर से ये मेले वाली चीज़, दिस इज़ वेरी क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर इससे काफ़ी आपको लीड्स मिलती होंगी फॉर बिल्कुल, बिल्कुल, अडॉप्शन। बिल्कुल। जस्ट नाउ यू टोल्ड मी वन इंसिडेंट अबाउट हीरा। तो हीरा के टाइम पे यू टोल्ड मी दैट उसको 1-2 घंटे तक काफ़ी उसकी पिटाई करी लोगों ने। तो यहाँ पे मेरा अगला क्वेश्चन है चारू आपसे कि यूजुअली जनरली लोगों का जो परसेप्शन है, आई एम जस्ट टॉकिंग विद रेफरेंस ऑफ डॉग्स ओनली, तो डॉग को लेके जो भी उनका परसेप्शन है, ख़ास तौर से ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या स्ट्रे डॉग्स होते हैं, तो दे कंसिडर देम एज पागल कुत्ते हैं, ये किसी को भी काट सकते हैं। आई मीन दे आर वेरी रिस्की फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो, फॉर आवरसेल्व्स ऑल्सो, आई मीन फॉर द सोसाइटी। तो वो उनको उनसे एक दूरी बना के ही चलते हैं। या हमने देखा है काफ़ी बार छोटे छोटे बच्चे, इवन बड़े भी,
पत्थर उठा के फेंक के मारने लगते हैं, उनको भगाने लगते हैं कि नहीं नहीं पास मत आओ करके। तो ये जो एक जनरल परसेप्शन है, सो हाउ डू यू सी दैट? आई मीन व्हाट्स योर रिएक्शन टू दैट, एंड हाउ it can be, you know, how you and your organization and similar organizations are working towards in this field कि हम किसी तरह से लोगों का परसेप्शन थोड़ा चेंज कर सकें इस बारे में। देखिए, लोगों का सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन होता है वो ये होता है कि डॉग्स वायलेंट होते हैं। लोगों का ये मानना होता है कि उनको लगता है कि हर कुत्ता पागल है। अगर आप देखोगे वो हल्का परेशान भी होगा या कभी-कभी किसी वजह से वो हल्का-फुल्का भौंक भी रहा होगा तो उनको लगेगा इसको तो रेबीज़ है। वो सीधा उसको बोल देंगे रेबीज़ है। वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि डॉग वायलेंट अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, हर किसी एनिमल का, मैं अभी यहाँ पर हर किसी एनिमल की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर किसी एनिमल का अपना एक बिहेवियर होता है। तो उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। डॉग्स यूज़ुअली क्यों डॉग्स को वफ़ादार क्यों बोलते हैं? आज से नहीं, बहुत टाइम से बोलते हैं, बहुत पहले से बोलते हैं। तो डॉग को वफ़ादार इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉग्स को बहुत अच्छा दोस्त माना गया है ह्यूमन्स का। फिर लोगों को ये समझना चाहिए कि आज ऐसा क्या हो गया या आज ऐसा क्यों हो रहा है कि डॉग्स को बहुत ज़्यादा वायलेंट या बहुत ज़्यादा पागल कुत्ते के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब कभी कोई डॉग अग्रेसिव होता है, तो उस डॉग के पीछे की अपनी एक कहानी होती है। वो हमने नहीं देखी होती, वो हमने नहीं सुनी होती। अगर मान लीजिए कि डॉग किसी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है, लोग यूज़ुअली कहते हैं कि ये कुत्ता गाड़ियों को दौड़ाता है, ये कुत्ता तो पागल है। लेकिन उस गाड़ी ने उसकी फैमिली को ख़त्म किया है। उसके जो बच्चे थे, उसको अपनी फैमिली से दूर किया है। कोई मान लीजिए कि कोई लैक्टेटिंग मदर है, वो अपने बच्चे के साथ रोड पर है। अब वो रोड के अलावा तो कहीं नहीं जा सकती, उसका तो घर ही रोड है। आपने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, आप निकल गए क्योंकि आपने उनको हटाना ज़रूरी नहीं समझा। तो आप सोचिए कि वो कल को कोई भी गाड़ी जाएगी तो वो उसको दौड़ाएगी, क्योंकि वो डर में है। उसको लगेगा फिर से मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो वो डर में है, वो दौड़ाएगी और वो स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि मेरा एनजीओ या हमारे जैसे और जो एनजीओ हैं, ये जो कंसेप्शन है, इसको केवल ऐसे ही दूर किया जा सकता है लोगों को अवेयर करके। जितना ज़्यादा हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम उनकी सोच को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में गाइड कर सकते हैं, वो कैसे उनसे दोस्ती करें इसके बारे में उनको बता सकते हैं, उतना ज़्यादा हम ये जो ह्यूमन और एनिमल्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है, बल्कि हम खुद भी एज़ एन एनजीओ बहुत सारे अवेयरनेस कैंप भी करते हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आपको एनिमल्स के साथ कैसे ट्रीट करना है, उनको क्या आप ऑफ़र कर सकते हैं, जब वो खाना खा रहे होते हैं तो उनको टच नहीं करें। अगर वो सो रहे होते हैं, बहुत गहरी नींद में हैं, तो आप उनको अचानक से जगाएँ नहीं। आप उनके सामने स्टिक लेकर के या पत्थर दिखा कर के उनको टीज़ नहीं करें। तो हम ये छोटे-छोटे से स्टेप्स होते हैं जो बताते हैं बच्चों को, जो कि आने वाली जनरेशन है, जिनका मतलब जिनका एनिमल्स के प्रति काइंड होना बहुत ज़रूरी है, हुँ, तो हम उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं। क्योंकि हुँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बच्चे जो होते हैं, हुँ, छोटे बच्चे जो होते हैं, हुँ, वो किसी भी एनिमल को देखते हैं या किसी भी छोटे पिल्ले को देखते हैं, वो बचपन से उनको मारने राइट, की कोशिश नहीं करते। हुँ, बचपन से उनको बच्चे जो होते हैं ना, उनको क्यूट लगते हैं, वो उनको बहुत क्यूट के तौर पे कंसीडर करते हैं कि अरे ये तो कितना प्यारा पिल्ला है, कितना प्यारा हुँ, ये डॉगी है, मम्मी मुझे चाहिए, या ना हुँ, ऐसे होता है, आपने भी देखा होगा। भले आपके घर में एनिमल हेटर हैं, बट बच्चे ऐसा ही रिएक्ट करते हैं करेक्ट, किसी भी एनिमल को देख करके, जब तक वो छोटे होते हैं। हुँ, हुँ, अब उनके अंदर में ये हेट पैदा किसने किया? अगर आपके घर की अपब्रिंगिंग करेक्ट, में आपको हेट सिखाया जा रहा है, तो वो हेट आप में ऑटोमेटिक आएगा, वो हुँ, डेवलप होगा। करेक्ट, लेकिन बच्चे बचपन से ऐसे नहीं होते। आप जैसे कि आप उनको जैसा बड़ा करोगे, जैसा उनको बताओगे, कई लोग कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई दूसरा पेरेंट है, वो कहता है कि अरे कुत्ता है, काट लेगा। लेकिन वही मेरी मम्मी और मेरे पापा मुझे क्या सिखा रहे हैं कि नहीं, वो बीमार हो सकता है, तुम उसका इलाज करो, हुँ, या तुम उसको घर में लेकर के आओ, उसको दूध दो, उसको खाना दो, जो समझ आ रहा है, मतलब हमको ऐसा सिखाया जा रहा है। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैं तो एनिमल लवर बन रही हूँ, लेकिन बगल वाला क्या बन रहा है, वो हेटर हो रहा है। हुँ, तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि आप अपने बच्चे को सिर्फ़ एनिमल हेटर नहीं बना रहे हैं, हुँ, आप उसके अंदर की इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि राइट, हमारा अपने सराउंडिंग्स में जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, मैं यहाँ पर पेड़-पौधों की बात भी कर रही हूँ, हुँ, उनके प्रति भी काइंड होना हमारा बहुत ज़रूरी है। हुँ, ये हुँ, काइंडनेस, अगर ये कंपैशन खत्म हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। करेक्ट, करेक्ट, गुड पॉइंट चारू। इस पे मेरा एक क्वेश्चन और है। आपने
बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वाई एनिमल्स एंड स्पेशली डॉग्स बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, बट लोग जनरली जानने की कोशिश नहीं करते हैं हुँ, कि वाई इज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनिमल इज बिहेविंग इन दैट पर्टिकुलर फैशन। बट अगर मैं एक नॉर्मल लेमैन की, एक कॉमन आदमी की ऐसे ही बात करूँ या बच्चे की भी बात करूँ, सो यूजुअली क्या होता है कि सोसाइटीज़ में इलाके बना के घूमते हैं ये एनिमल्स, स्पेशली डॉग्स। बस। तो इलाके तो कुत्तों के ही होते हैं, दैट्स अ हुँ, वेरी फेमस डायलॉग एज वेल। हुँ, तो व्हेनेवर कभी ऐसे शांत समय के अराउंड रात, देर रात में, इफ एनीवन इज एंटरिंग दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और दैट एरिया, दे विल इंस्टेंटली स्टार्ट बार्किंग एट हिम, एट एनी पर्सन हु इज एंटरिंग। तो नॉट ओनली वो भौंकते हैं, चेज भी करते हैं, एंड समटाइम्स इट गेट्स सो डेडली फॉर दैट पर्सन कि वो शायद अगर टू व्हीलर पे है तो वो कहीं डिसबैलेंस होके गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। या फिर समटाइम्स कुत्तों के काटने के भी इंस्टेंसेस आए हैं और उनको ज़्यादा एनकरेज कर दिया अगर किसी ने, बाय थ्रोइंग स्टोन्स एट देम और समथिंग लाइक दैट। तो ये परसेप्शन जो क्रिएट हुआ है, वो आई थिंक कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही हुआ है। आई मीन, किसी के बच्चे को कुत्ते ने काट दिया तो अब वो तो ऑब्वियसली बात है, वो कुत्ते को ही उसका वो मानेगा, गुनहगार मानेगा। वो तो अपने बच्चे को नहीं बोलेगा कि बच्चे ने शायद पत्थर मारा हो या बच्चे ने उसको इंस्टिगेट किया हो। अ, बच्चे को क्या इतना समझ में आता है। एनीवेज, आपने एक और पॉइंट मेंशन किया था कि अपब्रिंगिंग की वजह से भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। बट जहाँ तक सवाल है जनरल परसेप्शन का, वो यही है कि कुत्तों के कुछ कुछ इलाके हैं, और वो उन इलाकों में अगर कोई एक स्ट्रेंजर एंटर कर रहा है तो स्ट्रेंजर के भी माइंड में है कि यार अगर कुत्ते हैं यहाँ पे रात में और मैं इस समय पे एंटर कर रहा हूँ, मतलब बहुत देर रात हो रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो एक वो डर सा रहता है उसके अंदर कि बिल्कुल। कहीं भगा के काट ना ले, या मैं डिसबैलेंस होके मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए या समथिंग लाइक दैट। तो ये सारे इंस्टेंसेस की वजह से भी एक परसेप्शन बना है। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि वो रीज़न आपने सही बताया कि हमें जानने का हक है कुत्तों के पीछे कि अगर वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बट इसका क्या रीज़न हो सकता है? बिकॉज ये तो एक इनहेरेंट एनिमल की, एक मैं बात करूँ तो ये उनका बिहेवियर है कि इलाकों में घूमते हैं और दे गार्ड देयर पर्टिकुलर एरिया। उनको गार्ड करने का वही तरीका है, भौंकना, दौड़ाना। तो ये भी तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ, ये जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं, परसेप्शन बन रहा है सोसाइटी में, ये रीज़न भी है काफ़ी हद तक। हाँ, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। हमें क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि हम ह्यूमंस को इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगता है कि एनिमल लवर्स सिर्फ़ ये मतलब कुत्तों को प्यार करते हैं और इनके लिए ह्यूमंस बराबर कुछ नहीं। नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी को जानवर से प्यार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं सोसाइटी में जो ना तो उनको पसंद करते हैं, ना उनसे हेट करते हैं। वो न्यूट्रल हैं। लेकिन वो डरते हैं। जैसे मेरी खुद की बहन है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट एक आपको देना चाहूँगी कि मेरी खुद की बहन है, एक बहन केवल ऐसी है जो कि डरती है, मतलब इनसे डरती है, डॉग से डरती है। वो खाना दे देगी, हम नहीं रहेंगे तब भी वो खाना दे देगी, सब कर देगी, लेकिन उनको मतलब पास नहीं आने देती, छूने नहीं देती, ना खुद छूती है, ना छूने देती है। सिर्फ़ एक ही बहन हमारी एक ऐसी है। तो लेकिन मैं आपको बताती हूँ, पहले तो वो बिल्कुल बहुत डरती थी, लेकिन जब से उसने हमको देखा, समझने लगी, साथ में उनके रहने लगी या डॉग का आना-जाना हुआ, तो उसने फिर इतना शुरू किया, खाना देना शुरू कर दिया कि हाँ, मैं खाना दे दूँगी, तुम लोग नहीं रहोगे तब भी। तो फिर अब धीरे-धीरे क्या है कि वो अगर यहाँ बैठी है तो डॉग यहाँ नीचे ज़मीन पे बैठा है अगर, तो भी वो बैठी है, हट नहीं रही है, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा डर उसका कम होता गया, निकलता गया, ठीक है? अभी क्या हुआ कि जैसे स्ट्रेंजर कोई भी, हर किसी, जैसे आपने बताया और ये बात भी सही है, हर डॉग का अपना एक टेरिटरी होती है। अगर आप उसको उसकी टेरिटरी में एंटर कर रहे हो, तो वो जो है आपको स्मेल करेगा। अगर आप उसके नहीं, मतलब उसकी कॉलोनी के नहीं हो या आप अननोन हो, आपने देखा होगा कई बार जो सफाई वाले आते हैं, है ना? या सुबह-सुबह नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा लेने के लिए, तो वो उनको भौंकते दौड़ाते हैं। वो डॉग का सेंस बहुत अच्छा होता है। वो बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं कि कौन उनसे चिढ़ता है, कौन उनसे प्यार करता है, कौन उनका अपना है और कौन उनका पराया है। तो मुझे लगता है कि ये भी रीज़न है कि वो सेंस करके फिर उस डॉग, मतलब फिर उस इंसान को चेस करते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक कहीं न कहीं इंसान भी डर ही रहा है। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो, अगर ऐसा कभी आपके साथ हो रहा है, आपको लग रहा है, डर लग रहा है कि हम क्या करें, इस कॉलोनी में डॉग है, अटैक कर सकता है, तो कभी भी आप, या किसी स्कूटी से आप हैं, तो कभी भी ऐसा होता है कि डॉग अगर आपको दौड़ा रहा है,
या पीछे आपके आ रहा है, तो आप अपनी स्कूटी को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। आप थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक जाइए। मैंने यूज़ुअली कई सारे केसेज़ में हमने ऐसा देखा है, हमारे घर के पास जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं, वो भी बीच में ऐसा करते थे, कई सारी स्कूटी या गाड़ी वालों को दौड़ा लेते थे। तो फोर व्हीलर तो निकल जाती थी, लेकिन टू व्हीलर्स वालों को बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं ये फीडर के लिए भी कहना चाहूँगी, अगर उस कॉलोनी में कोई फीडर है, तो वो कोशिश करे कि अपने एरिया के जो भी एनिमल्स हैं, जो भी डॉग्स हैं, उनको स्टरलाइज़ कराए, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन कराए। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो उन डॉग्स को नोटिस करे कि कौन-सा डॉग ऐसा कर रहा है यूज़ुअली, क्योंकि सारे डॉग ऐसा नहीं करते। अगर एक कॉलोनी में 10 डॉग है, तो उसमें से यूज़ुअली 2 ही डॉग ऐसे होंगे जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हाँ, वो बहुत उनको खेलने का मन कर रहा है या बहुत ज़्यादा कुछ अग्रेशन है उनके अंदर, तो वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं। ऐसा सिम्पटम्स वो शो करने लगते हैं। तो अगर उस कॉलोनी में कोई फीडर है, तो मैं उसको भी ये कहना चाहूँगी कि आप ऐसे डॉग्स को नोटिस करिए और उनके लिए कुछ आप मेडिसिन्स भी आती हैं, आप वो सप्लीमेंट्स भी आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप जो भी इंसान है, जो भी ह्यूमन है, मैं उसको भी ये कहना चाहूँगी कि कभी भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप रुक जाइए उस जगह पे, पॉज़ ले लीजिए और या तो फिर अगर आपको लगता है कि ये डेंजर ज़ोन है डॉग का, वैसे तो डेंजर जैसा कुछ होता नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है मन में ऐसा कहीं वहम है आपके, तो आप कुछ भी पार्ले जी का पैकेट अपने उसमें डाल लीजिए, किसी भी बिस्किट का पैकेट आप डाल लीजिए। आप उनके सामने 2 बिस्किट भी रख देंगे ना, तो वो आपको पीछा करना आपका बंद कर देंगे, बल्कि आपके सिक्योरिटी गार्ड बन जाएँगे। तो आप देर देर रात कहीं भी आ जा रहे हैं, तो आपको फ्री के सिक्योरिटी गार्ड मिल रहे हैं, आपको और क्या चाहिए? गुड पॉइंट। गुड पॉइंट। बट हाँ, क्लियरली आई एग्री। आपने जो स्टेप्स बताए हैं कि अगर आप किसी इलाके में एंटर कर रहे हैं देर बिल्कुल। रात, तो यू शुड नॉट अलाउ देम टू चेज यू, रादर देन आप रुक के थोड़ा, बट स्टिल पीपल आर अफ्रेड टू डू सो, कि रोक दें एकदम से, सो दैट ऑल द डॉग्स उन पे आके चढ़ जाएं। सो वो थॉट अपने आप में काफ़ी डरावना थॉट है। बट स्टिल आई एम श्योर इतने सारे टाइम में लोगों ने थोड़ा बहुत तो मेजर्स निकाले हाँ, होंगे। ये बहुत रेयर चीज़ है वैसे, ये करेक्ट। बहुत रेयर होता है इस तरह से। यूजुअली होता है। हाँ, लेकिन ये जब होता है, तो देखिए अब मैंने क्या बताया कि 10 डॉग्स हैं, 10 में 2 डॉग्स ऐसा करते हैं। हम्म, तो अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो आप अगर कुछ अपने साथ में ऐसी चीज़ें रखिए जो आप डंडे। साइड भी रख डंडे आप रखोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आई तब नो, तो आई नो। हमारी टीम को ही आना पड़ I जाएगा। know, I know. I'm just kidding. Okay. Since now we are talking about stray dogs and everything, तो कुछ समय पहले, आई गेस 1.5 महीने पहले ही, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, वर्डिक्ट आया था, कि जो 1 मिलियन स्ट्रे डॉग्स हैं लिविंग इन एंड अराउंड दिल्ली, तो उनको रिलोकेट करने की बात करी गई थी, उठाई गई थी, जिसपे कि काफ़ी सारे मैसिव प्रोटेस्ट भी हुए थे थ्रू आउट द कंट्री, स्पेशली इन दिल्ली, कि बाय बाय ऑल दी एनिमल वेलफेयर, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ने इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो जब आपने ये खबर पहली बार सुनी थी, इस पूरी रूलिंग और वर्डिक्ट के बारे में, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दैट? मुझे लगा कि काश ये फैसला उन केसेस पे आता जिन पे सच में सुनवाई होने की ज़रूरत है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे ही नहीं, मैं यहाँ पर अपने साथ में सारे ही एनिमल लवर्स की बात कर रही हूँ, उन सब की बात कर रही हूँ जिन्होंने इनको बचाने के लिए डंडे खाए, पुलिस की लाठियाँ खाई, रात-रात भर सड़कों पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। मैं उन सबको पहले तो दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें? क्योंकि भले हम लखनऊ में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हर जानवर के लिए सेम फीलिंग है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे कहीं हो। तो दुनिया का कोई भी किसी भी कोने में बैठा हुआ जानवर हमारा अपना है, हमें प्यारा है। तो बहुत गुस्सा आया मुझे सुन कर के, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया अपनी बातचीत के कि मेरे फादर का केस चल रहा है, मर्डर केस चल रहा है। और मैं आपको अब यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज़ बताना चाहूँगी कि पिछले ही साल मेरे फादर के जितने भी केस के मुख्य आरोपी थे, सबको ही बरी कर दिया गया। कोर्ट ने सबको रिहा कर दिया। तो मुझे लगा कि मतलब ये क्या है? क्या सच में जिन जिन केसेस पे सुनवाई होनी चाहिए, जहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए, वहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा है और हम एक ऐसे जानवर के पीछे पड़े हुए हैं, एक ऐसे मतलब उन डॉग्स के पीछे पड़े हुए हैं जो सच में मतलब वफ़ादार हैं। आप अगर देखने डॉग ने तो किसी का मर्डर नहीं किया, डॉग ने तो किसी का रेप नहीं किया। आप देखिए खबरें पढ़िए आप, आज क्या कुछ नहीं होता इनके साथ।
तो मुझे बहुत गुस्सा आया इस चीज़ को लेकर के। मैं बहुत उस समय एक ऐसे फ़ेज़ में थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ? मैं क अपना गुस्सा कैसे निकालूँ? तो हमने ऑनलाइन उस समय कई सारे जितने भी हमसे उस समय पे जितने भी हमसे ट्वीट्स हो सकते थे, हमने किया, जितने भी सोशल कैंपेन हम चला सकते थे, हमने चलाया। इवन हमने लखनऊ में भी प्रोटेस्ट किया। और हमने तुरंत डिसाइड किया कि हम सपोर्ट मतलब इसके अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। हमें पुलिस परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन हमने सब चीज़ों के अगेंस्ट जा कर के भी अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा। और हमारा ये निर्णय था कि अगर ये फैसला नहीं बदला, तो हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि हमें जीत नहीं मिल जाती। हुँ, तो एक आप कह सकते हैं कि हमारी ये जो अग्रेशन था, उसका ये रिज़ल्ट था कि हम सब ने मिल कर के अपना अग्रेशन दिखाया और अपनी चीज़ों को, क्योंकि जो चीज़ें सही है उसके लिए लड़ना तो मतलब बहुत जायज़ सी चीज़ है। हुँ, तो हम सब इसके खिलाफ में लड़ रहे थे और फिर लास्ट में हम हुँ। जीत भी गए। करेक्ट, करेक्ट। गुड टू नो दैट। सो आप और आपकी ऑर्गनाइज़ेशन आसरा द हेल्पिंग हैंड, उनके क्या स्टेप्स रहे थे ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोटेस्ट दैट वाज़ गोइंग ऑन? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग का ये था, हमारा सबसे पहला स्टेप यही था कि हम जो ये ट्रेंड है, नो डॉग्स नो वोट, हुँ, इसको हम सोशल मीडिया पे, एक्स पर हुँ, जितना ज़्यादा हो सके इसको ट्रेंड में लाएंगे। हुँ, हमारे अपने सबके ग्रुप बन गए थे, सब पे हर एक ग्रुप पे 1000-2000 लोगों को जोड़ना और उसके बाद में फिर ये वायरल करवाना जितना भी हो सके, ताकि मेन जो अथॉरिटी है उस तक बात पहुँचे, हमारी सरकार तक बात पहुँचे। हुँ, कैसे भी करके हम इस फैसले को सीजीआई को मेल करना और हुँ, सारी चीज़ें, सब कुछ चलता जा रहा था साइड बाय साइड हमारा। फिर साथ में हमने ये डिसाइड किया कि हम लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ में हम प्रोटेस्ट करेंगे, साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। फिर जब हमने साइलेंट प्रोटेस्ट किया तो वो साइलेंट रहा नहीं, क्योंकि गुस्सा इतना ज़्यादा था इस फैसले के बाद में कि हम में से कोई साइलेंट नहीं रह पाया। और हमने खूब सारी फिर उसके बाद में जितना हमने पूरा जाम कर दी थी रोड, मतलब मैं बता रही हूँ फ्रंट में आकर के ऐसी चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ कि कहाँ पे क्योंकि एग्ज़ैक्टली थे ये प्रोटेस्ट? 10-90 के पास में थे, हुँ, लोहिया से 10-90 तक का हमारा मार्च था, रैली थी हमारी। हुँ, और पुलिस भी, मतलब ये था कि मैंने खुद अपने एनजीओ का पेपर वगैरह सबमिट किया। मैंने कहा सर देखिए अब हम शांत नहीं रह सकते हैं, हुँ, और ये एक ऐसा मोमेंट है हमारे लिए कि हम सब मतलब अगर आज कुछ नहीं बोल पाएँगे तो कभी कुछ नहीं बोल पाएँगे। क्योंकि डॉग तो नहीं, अपने लिए नहीं लड़ सकता वो। डॉग क्या कोई भी एनिमल अपने लिए नहीं लड़ सकता। वो बोल बता ही नहीं पाएगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हुँ, और उधर एमसीडी ने सारी चीज़ें शुरू कर दी थी दिल्ली में। एमसीडी ने डॉग्स को पिकअप करना शुरू कर दिया था, उनको कैसे भी करके रेस्क्यू किया जा रहा था। कुछ कितने सारे वीडियोज़ आ रहे थे, जहाँ पर डॉग्स मर जा रहे थे, जब उनको रेस्क्यू किया जा रहा था। तो हर एक वीडियो देख कर के हमारा अग्रेशन इस लेवल पे पहुँच गया था कि हम बिना परमिशन के लिए वो रैली करने के लिए लखनऊ में हमें मजबूर होना पड़ा। हुँ, तो हमारे एनजीओ ने यही कोशिश रही हमारी कि हम हर एक वो तरीका अपनाएँ, जिससे हम उन बच्चों को इंसाफ़ दिला सकें। ओके, तो रिज़ल्ट अब आप आपके सामने है। येस करेक्ट। अ, सो रिज़ल्ट जब आ गया है, what do you think how sustainable this result and verdict is for the future of stray animals and especially dogs? देखिए फ़ैसले की मैं तारीफ़ करूँगी, क्योंकि और समर्थन भी करूँगी। जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले कहा कि ह्यूमन और जो एनिमल्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ख़त्म ऐसे ही किया जा सकता है कि थोड़ा-सा हम समझें और थोड़ा-सा एनिमल हेटर समझे। हुँ, यहाँ पर पूरा समाज जो है वो 2 गुट में बँट गया है। हुँ, एक तो है एनिमल हेटर, एक तो है एनिमल लवर। हुँ, अब एनिमल हेटर वो ये नहीं समझना चाहता कि अ, ये जो जानवर हैं वो प्रकृति का हिस्सा हैं। हम एनिमल लवर्स इन जानवर को इस समाज में, इस दुनिया में नहीं लाए। जैसे हमको भगवान ने बनाया, वैसे इन जानवर को बनाया, ठीक है? तो अगर आप प्रकृति के साथ छेड़खानी करोगे, तो प्रकृति आपके साथ कल को पलड़े का कारण बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये बात एनिमल हेटर नहीं समझते। तो अगर ये जो फ़ैसला आया है, इससे क्या होगा, मुझे लगता है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एबीसी रूल जो है, यानी कि डॉग को पिकअप किया, आपने रेस्क्यू किया, उसका स्टरलाइज़ेशन किया, उसका वैक्सीनेशन किया और फिर उसको वापस उसके टेरिटरी में ड्रॉप कर दिया। तो जो ये एबीसी रूल कहता है, अगर इसको फ़ॉलो किया जाए, सही से फ़ॉलो किया जाए, तो मुझे लगता है कि आधा सॉल्यूशन वहीं से हम निकाल लेंगे। और अभी आप देखिए कि जो वर्डिक्ट आया है, उसमें लखनऊ के नगर निगम की काफ़ी प्रशंसा की गई है। उनके काम की काफ़ी वहाँ पर तारीफ़ हुई है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर कई सारे डॉग बाइट के केसेज़ आप देखोगे कम है, रेशियो कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर काम हुआ है। यहाँ पर एबीसी रूल को फ़ॉलो किया गया है।
अब दिल्ली में एमसीडी ने क्या किया, उनका क्या डेटाबेस रहा इस सब चीज़ों के लिए, ये तो जांच का विषय है। हम्म, आपको जांच करनी चाहिए। इसका खामियाजा हमारे स्ट्रीट एनिमल्स क्यों भुगते हैं? हम्म, हम्म। तो मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद में काफ़ी परेशानियों का, काफ़ी मुसीबतों का हल निकलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, चारू, कि ये जो ब्रिज डिवाइड हो गया है बिटवीन एनिमल लवर्स एंड एनिमल हेटर्स, जी, सॉरी, बिटवीन एनिमल हेटर्स एंड एनिमल्स, तो ये ब्रिज, इट शुडंट डिवाइड, इट शुड रादर यूनाइट पीपल। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई बिल्कुल। बिलीव। आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि उनका भी हक है इस नेचर में, जितना परसेंटेज हमारा है उतना परसेंटेज उनका भी है। सो रादर देन हमें पीसफुली रहने के बजाय, आई मीन लड़ने झगड़ने के बजाय पीसफुली रहना हमें प्रेफर करना चाहिए। एंड आई एम श्योर दिस वर्डिक्ट दैट हैज़ बीन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज़ जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद काफ़ी सारे और ऐसे एफर्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि बेटरमेंट के लिए होंगे बिल्कुल, बिल्कुल, स्ट्रे एनिमल्स के लिए। आई जस्ट होप सो कि ये हो। बिल्कुल। नाउ लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चारू। सो लेट्स सपोज कि अगर कुत्ते बोल पाते, तो व्हाट कुड हैव दे, व्हाट, आई मीन उन्होंने क्या बोला होता सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को जो पहले आया था? हाउ वुड दे हैव रिएक्टेड टू इट? एंड आई मीन अगर उनके पास एक जुबान होती जिससे वो कम्युनिकेट कर पाते, तो क्या कहते वो? देखिए, अगर वो बोल पाते, तो वो सबसे पहले तो यही कहते कि जज साहब, अगर मैं अपनी साइड की कहानी सुना दूँगा, तो आपको अपने फैसले पर शर्मसार होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सबसे पहली लाइन तो उनकी यही होती। और उसके बाद अ, हर एक गाने के थोड़े-थोड़े पार्ट मैं बताती हूँ, जैसे कि कहानी सुनो, ठीक है? हमारी भी कहानी सुनो। लाइक खामोशियाँ गाना आपने सुना होगा। बताऊँ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या-क्या हुआ। तो ये सारी लाइन्स जो हैं, वो स्ट्रीट डॉग बोलता और वो कहता कि आपने एक साइड की स्टोरी सुनी। मुझे मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी जज साहब कि आप एक साइड की स्टोरी सुनोगे। सारे प्रूफ़ आपने सारे प्रूफ़ सुने देखे बिना, आपने कोई भी चीज़ को कंसीडर किए बिना, हमारी स्टोरी को कंसीडर किए बिना, आपने एक तरफ हो करके एक फ़ैसला सुना दिया। तो जज साहब, ये अन्याय क्यों? ये नाइंसाफ़ी क्यों? इसलिए क्योंकि हम वोट नहीं देते, या इसलिए कि हम कमाते नहीं हैं या हम टैक्स नहीं भरते। तो करेक्ट। ये लगता इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। आई वुड हैव लव टू सी दैट समडे। लेट्स होप। है। तो अभी आपका ये जो काम है, ये कितने सालों से आप कर रहे हैं इस सेक्टर में एनिमल एक्टिविस्ट के तौर पे? अब ये हमें 5 साल हो गया है इस काम को करते हुए, हम्म, और 5 साल से हम लगातार प्रयासरत हैं कि हम जानवरों को बचाएँ, और ना सिर्फ बचाएँ बल्कि हम लोगों को भी अवेयर करें, उन ह्यूमन्स को भी अवेयर करें जो इनसे नफ़रत करते हैं, हम्म, उनके अंदर भी हम थोड़ा-सा प्यार जो है वो इनके लिए पैदा कर सकें। हम्म, तो हमारी कोशिश यही है अभी। 5 साल से हमने काफ़ी कुछ बदला भी है, चेंज भी हमने सोसाइटी में, हम कई जगह पे जब हम केसेस पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी केस पे हम गए जहाँ पर फीडर को खाना नहीं देने दिया जा रहा, या फीडर को खाना देने के लिए लोग परेशान करते हैं, कई बार फीडर्स को हरेस किया जाता है खाना देने के लिए। तो हम ऐसी जगह पे जाके जब काउंसलिंग करते हैं, तो वहाँ से काफ़ी बदलाव आता है। मुझे लगता है काउंसलिंग करने की लोगों को ज़रूरत है कि उनको काउंसल किया जाए, क्योंकि कई बार कुछ ह्यूमन्स ऐसे होते हैं, कुछ सोसाइटी में लोग ऐसे होते हैं जिनको एनिमल लॉज़ नहीं पता। हम्म, हम्म, जिनको ये नहीं पता कि अगर वो किसी डॉग को हिट कर रहे हैं, किसी एनिमल को चोट पहुँचा रहे हैं, हम्म, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, हम्म, उसका क्या परिणाम हो सकता है। हम्म, तो ये उनको नहीं पता। जब तक उनको अवेयर नहीं किया जाएगा, तब तक वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएँगे। मुझे एक चीज़ और लगती है, जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हर बच्चे की जो जो भी स्कूल जा रहा है या बच्चा कॉलेज जा रहा है, मतलब जो भी कॉलेज जा रहा है, तो हर बच्चे के सिलेबस में एक मॉरल वैल्यू का चैप्टर होना चाहिए, जिसमें उनको ये सिखाया जाए कि एनिमल्स के प्रति हमको क्यों काइंड रहना है, हमको कंपैशन को क्यों नहीं भूलना है। तो मुझे लगता है वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। इससे हम्म, मैं बताऊँ आपको क्या होगा? इससे बच्चा जो है वो सिर्फ़ एनिमल्स के लिए ही नहीं, ये जो क्राइम का रेशियो है ना, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि जिस किसी के भी दिल में दया है, वो कभी क्राइम नहीं कर सकता। हम्म, अगर मैं बहुत ज़्यादा, अगर मैं सेंसिटिव हूँ,
अगर मैं किसी चीज़ के लिए अगर मान लीजिए कि मैं एक पौधा है, एक फूल है, मैंने एक फूल को तोड़ लिया और अगर मुझे उसके तोड़ने के बाद में उसको मुझे दुःख हो रहा है, तो मतलब मेरे अंदर कंपैशन है, हुँ, मैं उस चीज़ को लेकर सेंसिटिव हूँ। हुँ, तो मुझे लगता है कि वो क्राइम का रेशियो भी काफ़ी कम हो जाएगा। हुँ, हुँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मॉरल वैल्यूज़ सिखाना भी लोगों को बहुत ज़रूरी है। हुँ, अगर बच्चों को छोटे पर से ही मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाएँ, हुँ, उनको ये चीज़ बताई जाए कि हुँ, कंपैशन आपके अंदर होना क्यों ज़रूरी है, आपको काइंड होना क्यों ज़रूरी है, हुँ। तो फिर हमारी दोनों प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी। आई एग्री विद यू चारू, बट ये भी एक सच है कि मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट हमेशा से रहा है, हमारे करिकुलम के एक हिस्सा रहा है मॉरल साइंस। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था, टिल द टाइम आई कंप्लीटेड माय ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, तब तक कहीं ना कहीं मैं शायद जुड़ा था मॉरल साइंस से। बट देन दिस इज़ अ फ्लॉ इन आवर एजुकेशन सिस्टम कि हम पढ़ाई में जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है उसको एक सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं। कंसिडर करते हैं, हुँ, उससे हम लाइफ लेसन्स नहीं लेते हैं। लाइफ लेसन्स हम कहाँ पे ढूंढते हैं? या तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ढूंढते हैं, या फिर अपने घर में ढूंढते हैं, या अपने पीयर ग्रुप में, या हर जगह उधर ढूंढते हैं। पढ़ाई में हम कभी लाइफ लेसन्स नहीं लेते हैं। पढ़ाई को हम एक जरिया देखते हैं, जस्ट टू सिक्योर सम गुड पोजिशन, या सिक्योर सम गुड सीट इन अ रेप्यूटेड कॉलेज, या गुड प्लेसमेंट। इस तरीके से ही हमें जो कंडीशनिंग की हुई है बचपन से, वो इस तरीके से ही की हुई है। तो यहाँ पे जो आपने जो पॉइंट मेंशन किया है कि हाँ, हम मॉरल वैल्यूज इंस्टिल कर सकते हैं बच्चों के अंदर, आई सी दैट स्टिल अ वेरी फार फेच्ड ड्रीम फॉर द किड्स, बिकॉज अभी भी हमारे इस सोसाइटी में, इस कल्चर में इस चीज़ का प्रचलन नहीं है कि हम पढ़ाई को एक जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि लोग गुरुकुल जाते थे, वहाँ पे बिल्कुल। अच्छी अच्छी आई मीन जो भी प्रिंसिपल्स हैं वगैरह, जो भी उन सब की शिक्षा लेते थे, ग्रहण करते थे उसको। आज वो ग्रहण वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है कि हम वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट रट्टाफिकेशन हो गया है। हुँ। तो वो एक चेंज हो गया। तो आई एम नॉट श्योर कि हाँ, हाउ विल दिस पैन आउट इन फ्यूचर, बट आई एम स्टिल होपफुल कि it should pan out, because you are right, this is the right step if we want a future for a good future for animals and for people as well. So this should be the initial step. हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि पेरेंट्स का रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, Hmm. क्योंकि आपको जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप वो तो ठीक है, आपने स्कूल में पढ़ा और आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार लोग उसको सब्जेक्ट की तरीके कंसीडर करते हैं, शायद हम भी करते थे जब हम छोटे थे तो। लेकिन आपके घर में आपको क्या सिखाया जा रहा है, आपके पेरेंट्स आपको क्या सिखा रहे हैं, आपके मम्मी-पापा आपको जो बोलेंगे, क्योंकि पहला दोस्त जो होता है या पहला जो पर्सन होता है जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, Hmm. कि अगर वो जो चीज़ कह रहा है, आपने वो चीज़ मान ली, Hmm. तो वो पेरेंट्स ही हैं कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का रोल काफ़ी ज़्यादा है होना चाहिए Correct. इसमें। तो अगर मैं ये सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगी जो भी हमें देख रहा है, सुन रहा है, कि आप अपने बच्चों को वही सिखाइए जो सही है। अगर आप एनिमल से हेट भी करते हैं, तो भी उन्हें ये मत सिखाइए कि उनको मारो या उनको भगाओ या Hmm. उनको उनके इलाके से हटा दो या उनको चोट पहुँचाओ। ठीक है, आपको खाना नहीं देना तो आप मत दीजिए, लेकिन आप उनको नुकसान भी मत पहुँचाइए, Hmm. चोट Hmm. भी मत Hmm. पहुँचाइए। No, I agree with you. Since you mentioned that कि पेरेंट्स को सिखाना चाहिए बच्चों को, बट सी दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ अ कंडीशनिंग विच आई फील। क्योंकि बचपन में मैंने तो जो चीज़ें देखी हैं कि गाय भैंस बैठी हुई है रोड पे बीचों बीच, तो उसको उठाने के लिए लाठियों का इस्तेमाल हो रहा है, पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं वो भी फिर जहन में बैठ जाती हैं चीज़ें कि अच्छा, जानवरों को अगर हटाना है रास्ते से, तो तो ये कर किया जा सकता है। इस तरीके से आप हटा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें पहले थी, आई एम श्योर आज भी होंगी कहीं ना कहीं पे। छोटे मोटे राज्यों में ये सब बहुत प्रिवलेंट होगा। बड़े सिटीज़ में तो आई एम श्योर कि पीपल आर मच अवेयर with regards to animal cruelty and different things, but then छोटे राज्यों में तो आई एम श्योर कि आज भी स्टिक्स के थ्रू ही काम चलाया जा रहा होगा। मुझे लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसमें सिटी का या किसी भी चीज़ का कोई रोल नहीं है। करेक्ट। देखिए होता क्या है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कंडीशंस भी डिपेंड करती है मतलब। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है ना कि लोग देखिए आप क्या सीख रहे हो, आप कैसे आपको क्या सिखाया बताया जा रहा है। आप मैंने क्या कहा जैसे आप अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको जो बोलेंगे आप वो मानोगे, कहीं न कहीं मानोगे जब तक आप छोटे हो तब तक तो मानोगे ही। तो एटलीस्ट अगर आपने एक बार भी अपने पेरेंट्स के कहने पर किसी मान लीजिए एनिमल को खाना दे दिया, ठीक है? तो उसके बाद में आप उसको उससे खुद प्यार हो जाएगा, क्योंकि एनिमल का स्वभाव ही ऐसा है, वो है ही ऐसा।
करेक्ट। आप 1-2 बार किसी से अगर उसको पुचकार दोगे तो वो ऐसा है कि आपको अपना बना लेगा। तो मुझे लगता है फिर तो हेट आने, और एक बार आप एनिमल से अगर प्यार करने लगे तो आपके अंदर हेट आएगा ही नहीं, किसी के लिए नहीं आएगा। करेक्ट, करेक्ट, नो, अग्री विद यू। um, ये तो इट वाज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन दैट वाज हाँ। बिल्डिंग। ठीक है, whatever we have discussed till now, चारू, in terms of कि एनिमल पे क्या क्रुएलिटीज हो रही हैं, एंड हाउ पीपल शुड परसीव स्ट्रे डॉग्स, स्पेशली जो जो वैक्सीनेटेड नहीं है या whatever, तो आप क्या देखते हो कि क्या एनिमल हेटर्स में और एनिमल्स में और एनिमल लवर्स में कुछ एक मिडिल ग्राउंड हो सकता है वेयर एवरी वन कैन एग्जिस्ट, कैन को एग्जिस्ट पीसफुली? तो अगर वो है मिडिल ग्राउंड तो वो क्या हो सकता है? देखिए, बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं जो एक मिडिल ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं उस तक हमको पहुंचा सकता है, जिसे आप सॉल्यूशन कह सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि अगर एबीसी रूल्स को सही से फॉलो किया जाए तो काफ़ी हद तक हम अपने सॉल्यूशन के पास होंगे। हम काफ़ी हद तक चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म कर लेंगे। हम्म, क्योंकि एबीसी रूल के अकॉर्डिंग आपको डॉग्स को, जो भी आपके एरिया का नगर निगम है, उसको डॉग को, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो डॉग को वैक्सीनेट करे, उसको स्टरलाइज करे ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। और ये भी साथ में ये भी नोटिस करे कि कौन सा डॉग ऐसा है जिसको कि रेबीज़ होने की संभावना है या रेबीज़ है। ऐसे डॉग को भी आप मतलब देख करके उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, नगर निगम की मैं बात कर रही हूँ, ताकि उनको भी एक सेफ जोन में रखा जा सके, या उस एरिया से हटाया जा सके, ताकि बाकी लोग परेशान ना हो या बाकियों तक फैलने की संभावना ना हो। क्योंकि रेबीज़ डॉग को भी, जो होते हैं जिनमें रेबीज़ होता है जिन डॉग्स में, उनको भी नहीं पता होता कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो खुद भी परेशान हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको उन्होंने काटा होता है सिर्फ़ वही परेशान हो रहा होता है। परेशानी यहाँ पर उसके लिए, खुद के भी लिए भी होती है। हम्म, हम्म, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको मतलब एकदम झकझोर देती है, जब किसी डॉग्स में रेबीज़ हो जाता है। तो जब वैक्सीनेशन प्रॉपर होगा, तो रेबीज़ की संभावना कम होगी। जब स्टरलाइज़ेशन होगा, तो पॉपुलेशन कम होगी, तो आपस में डॉग्स में जो अग्रेशन होता है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अब इसके बाद आता है कि फीडिंग। फीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप खाना नहीं खिलाते कोई बात नहीं, लेकिन आपके एरिया में जो फीडर है आप उसको हैरेस भी ना करिए। उसको अपना काम आप करने दीजिए, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने दीजिए, ताकि जब वो फीडर उसको खाना खिलाएगा और डॉग का पेट भरा रहेगा तो वो आराम करेगा। अभी क्या है कि अगर जब उसको खाना नहीं मिलेगा ना, तो फिर वो और अग्रेशन दिखाएगा। आप ऐसे मान लो कि अगर आपको शाम की क्रेविंग हो रही है, मैं यहाँ पे ह्यूमन्स की बात कर रही हूँ, आपने भले खाना खा रखा हो, लेकिन ये जो शाम वाली क्रेविंग होती है, अगर इसमें आपको कुछ खाने को नहीं मिलता, तो कहीं न कहीं आपको चिड़चिड़ाहट सी होती है, कि आपको कुछ खाने का मन है, आपने वो नहीं खाया। अब आप सोचो कि जिस एनिमल को सुबह से शाम तक, रात तक खाना ही नहीं मिल रहा है, उसका क्या हाल हो रहा होगा? तो भूखा पेट है अगर, तो उस अग्रेशन होना उसमें स्वाभाविक है। इसलिए जो भी आपके एरिया में फीडर है, आप उसको खाना खिलाने दीजिए, आप उसको परेशान मत करिए, बल्कि उसका सपोर्ट करिए। तो ये हैरेसमेंट जो है फीडर का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बंद होना चाहिए। लकीली अब तो फ़िलहाल यूपी गवर्नमेंट की साइड से सर्कुलर भी जारी हो गया है कि आप किसी भी फीडर को, अगर वो सही तरीके से फीडिंग करा रहा है, तो आप उसको हैरेस नहीं कर सकते, इट्स अ क्राइम, ये क्राइम होगा। ठीक है? तो इसके बाद क्या है कि आप और ये चीज़ें कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी डॉग से डर लग रहा है, या कुछ भी ऐसा है कि आप को लगता है कि डॉग आपको चेस करेगा, कुछ करेगा, तो आप कोशिश करिए कि उस एरिया में थोड़ा-सा मतलब कुछ भी अपने पास बिस्किट रखिए, अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें चीज़ें रखिए, जो आपने कहीं कोने में रख दी या हटा दी, तो उसका ध्यान भटक जाए, या वो हट जाए आपके पास से। और अगर आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं करना चाह रहे हैं, आपको ये भी नहीं करना है, इतनी भी ज़हमत नहीं करनी है, तो आप सिंपली कोशिश करिए कि अगर वो आपको दौड़ा रहा है, तो आप थोड़ा-सा पॉज़ ले लीजिए, रुक जाइए, और कोई भी रिएक्शन उसके सामने मत करिए। कोई भी अगर वो आपकी तरफ आगे आ रहा है, तो आप, कई बार आपने देखा होगा कि बंदर भी आपको डराने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। आपने देखा होगा, आप किसी बंदर के पास जाओ, हम लोग फीडिंग कराने जाते हैं कुकरैल में, और बहुत सारे 200 बंदर होते हैं वहाँ पर करेक्ट, तो। हाँ। लेकिन अगर जब तक हमने किसी को टीज़ नहीं किया, वो हम पर हमला नहीं करेंगे। कई बार आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, मान लीजिए कोई बंदर आपको दिख गया, वो आपको डराते हैं, लेकिन अगर आप डर जाओगे तो आपको और डराएंगे। वो बंदर का ये स्वभाव होता है, करेक्ट। अगर आप डर जाओगे तो आपको और डराएंगे। तो आपको डरना नहीं है, आप चुपचाप से खड़े हो जाओ, वो खुद ही पीछे हट जाएंगे।
तो ये सारे जो स्मॉल स्टेप्स हैं, आप ये फ़ॉलो कर सकते हैं। हुँ, आप अपने नगर निगम को ये कर सकते हैं कि अगर आपके एरिया में कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही है कि आपको लग रहा है कि ये हम हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। हुँ, अगर आप देख रहे हैं कि आपके आस-पास आप एनिमल हेटर हैं मान लीजिए और आपने देखा कि आपके एरिया में कोई है जो डॉग को परेशान करता है या डॉग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो आपको उसको भी रोकना है। हुँ, क्योंकि अगर आप उसको नहीं रोकोगे तो आपकी कॉलोनी के जितने भी डॉग्स हैं उनमें अग्रेशन बढ़ता जाएगा। हुँ, 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 उनमें क्योंकि अगर आप उसको हर्ट कर रहे हो, अगर आप उसको चोट पहुँचा रहे हो, तो ये अग्रेशन कम नहीं होगा। अगर आप सोचोगे आप उसको मार दो और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, नहीं। हुँ, हुँ, उसका अग्रेशन आप बढ़ा रहे हो। हुँ, तो ये जो क्रुएल्टी है उसको ख़त्म करना है, उसको बढ़ावा नहीं देना है। हुँ, तो हुँ। ये सारे स्मॉल स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो अगर कर लोगे, तो ये जो आप मिडल ग्राउंड की बात कर रहे हो, उस पर हम बहुत ईज़िली पहुँच सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। गुड पॉइंट्स यू मेंशन चारू, एक बट इट्स एक पॉइंट और था कि अच्छा, हम हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि हम नगर निगम को भी ये चाहिए कि हर एरिया में, हर जगह पर लोगों को अवेयर भी करे। अवेयरनेस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग एनिमल्स मतलब उनको लगता है कि एनिमल बराबर कुछ नहीं। तो ये जो एक लोगों की थॉट है, इसको बदलने के लिए, इसको थोड़ा-सा चेंज करने के लिए अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाएगा, कहीं न कहीं हम उससे भी बहुत हद तक मिडल ग्राउंड पर करेक्ट, पहुँचेंगे। करेक्ट, करेक्ट। नो, आई कंप्लीटली एग्री विद यू चारू। बिल्कुल। ये जो आपने 3-4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, गुड पॉइंट्स। अगर लोग इनको कंसिडर करें, तो प्रोबेबली ये जो हम मिडल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये हम बहुत जल्दी देख सकते हैं सोसाइटी में। बट देन यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन था, कॉन्शियस लेवल पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। यूजुअली आज के इस फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में जहाँ पे लोगों के पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल। लोग दिनों दिन घर से नहीं निकल पाते हैं या दिनों दिन घर नहीं आ पाते हैं, ऑफिस से ट्रैवल कर रहे होते हैं मीटिंग्स में इधर उधर। दे डोंट नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड देयर गेट, आउटसाइड देयर डोर्स। इतना डिजिटली क्लोज्ड सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि बगल वाले घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सोसाइटी की तो बात छोड़ ही दो, आप मोहल्ले की बात छोड़ दो, एरिया की बात छोड़ दो। तो वहाँ पे जहाँ पे लोगों का कॉन्शियस उनको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि गो आउट, हेल्प अदर्स, स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स। तो वहाँ पे आपको आपने ये जो सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ये आपने मेंशन किए थे लोगों के लेवल पे कि लोगों को ये करना चाहिए, लोग ये कर सकते हैं। बट लोग अगर करना नहीं चाह रहे हैं या लोगों के पास टाइम नहीं है, तो देन हाउ शुड all of these points will be implemented? If not by the people, then by whom? अगर इसमें सरकार आती है बीच में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आती हैं बीच में, तो देन हाउ विल दे एंश्योर कि ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स विल बी टेकन केयर ऑफ इफ नो पीपल इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और पर्टिकुलर एरिया इज विलिंग टू डू इट बाय देमसेल्व्स? देखिए प्रशांत, अगर आप एनिमल्स से हेट करने के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं, अगर आप एनिमल्स को हर्ट करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो आप उनको प्यार करने के लिए, उनको जानने समझने के लिए या फिर इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए क्यों नहीं काम कर सकते? सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर इन चीज़ों को, क्योंकि हमारे जो एनिमल लॉज़ हैं वो भी बहुत वीक हैं, ठीक है? अगर इन चीज़ों को, अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इससे पहले कि हमारे यूपी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कि अगर फीडर्स को परेशान किया जा रहा है, उनको हैरेस किया जा रहा है फीडिंग कराने के लिए एनिमल्स को, तो ये क्राइम माना जाएगा। इसके लिए आप पर एक्शन हो सकता है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि इससे कम से कम कोई भी फीडर्स के साथ में कुछ करने से पहले सोचेगा, उनको उनको हैरेस करने से पहले सोचेगा। आप यकीन नहीं करोगे, लोग समय थप्पड़ तक मार दे रहे हैं, करेक्ट। खाना खिलाने पर। हम्म, इतनी ज़्यादा लोगों में नफ़रत है। हम्म, तो अगर आपके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम है, तो आपको अगर आपको एक मिडल ग्राउंड पे आना है, तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। हम्म, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि समय की कमी तो एनिमल लवर्स के पास भी है ना, हम तो खुद भी रेस्क्यू कर रहे हैं, हमारा खुद का समय बहुत हर चीज़ों में हम इन्वॉल्व्ड हैं, हम्म, अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी हैं, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी हैं, करेक्ट। रेस्क्यू वर्क पे भी हैं। हम्म, तो अगर हमें चाहिए कि हम एक ग्राउंड पर आएँ, हम्म, एक मिडल ग्राउंड पर आएँ, तो इसके लिए समय निकालना होगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट को, साथ ही साथ हमारी कानून व्यवस्था को, एनिमल लॉज़ काफ़ी मजबूत करने होंगे। अग्री अग्री विद यू। अभी आपने मेंशन किया एनिमल लवर्स या जो भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका तो कॉज ही है
टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनिमल्स, तो उनसे तो लोग एक्सपेक्ट करते ही हैं कि बिल्कुल, वो टाइम निकालें इस बिल्कुल। कॉज के लिए और जो भी अरेंजमेंट्स हैं नेसेसरी अरेंजमेंट्स करके दें। बट हाँ, अगेन आई वुड नॉट स्ट्रेच दिस कॉन्वर्सेशन फर्दर। नहीं, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि हम्म, अभी आपने टाइम की बात की, अगर उनके हम्म, पास टाइम ही नहीं है। हम्म, देखिए जो इन इन विषय पे जो बात नहीं करना चाहते वो एनिमल हेटर हैं, ठीक है? हम्म, जिनको या न्यूट्रल लोग हैं जिनको कुछ कहना ही नहीं है। हम्म, अभी जब हमने प्रोटेस्ट किया था, जब वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, हमने प्रोटेस्ट किया था जगह-जगह पर, ठीक है? उस समय पे एनिमल हेटर्स का भी अपना प्रोटेस्ट चल रहा था कि ये फैसला करेक्ट। क्यों आया? हम्म, हम्म, तो इट मीन्स उनके पास टाइम है। हम्म, हम्म, लेकिन बस ये है कि अब चूँकि फ़ैसला आ गया है हमारे हक़ में और हम्म, चीज़ें हम्म, हमारे हक़ में भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो फ़ैसला आया है वो काफ़ी मिडल ग्राउंड को सोचते हुए आया है कि हम्म, कैसे हमको इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, एबीसी रूल को ध्यान में रखते हुए फ़ैसला सुनाया गया है। हम्म, तो टाइम की कमी किसी के पास नहीं है, और देखा जाए तो टाइम की कमी सबके पास है। हम्म, इसीलिए अगर हमको किसी सॉल्यूशन पर काम करना है, किसी सॉल्यूशन को ढूँढना है, तो समय देना होगा। ठीक है, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ हम तो एनिमल लवर होकर के हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं इन जानवरों के लिए, और आगे भी लड़ते रहेंगे। करेक्ट, करेक्ट। आई मीन कॉन्शियस लेवल पे एवरीवन हैज टू प्ले देयर पार्ट। बिल्कुल। एग्री विद यू। ऑल्सो जस्ट वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस, अभी आपने मेंशन किया कि जब आपके प्रोटेस्ट चल रहे थे अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पे एनिमल हेटर्स के भी प्रोटेस्ट चल रहे थे साइड बाय साइड। तो उसमें से काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे आ रहे थे कि आई गॉन थ्रू सोशल मीडिया एंड एनालाइज्ड दोज कमेंट्स दैट वर कमिंग। उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि यार ये एनिमल लवर्स इतने हैं, इनको इतना प्यार आ रहा है आवारा कुत्तों पे, तो वो क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते हैं। आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट एनिमल लवर्स जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर रहे हैं, या दे आर नॉट वर्किंग फॉर दिस कॉज, जस्ट नॉर्मल पीपल हु आर एनिमल लवर्स। हुँ। तो उनसे लोग ये बोल रहे थे, अच्छा तुझे इतना दया आ रही है इनकी स्थिति पे, तो तू जाके अडॉप्ट कर ले 4 कुत्ते, या अपनी फैमिली में जाके किसी को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बोल अडॉप्ट करने को, रादर देन क्राइंग अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया। यू शुड टेक सम स्टेप टुवर्ड्स इट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल, जस्ट लाइक मी एंड अदर पीपल, जो कि किसी कॉज से नहीं जुड़े हैं या कोई एनजीओ रन नहीं कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड। तो ऐसे भी हेटफुल कमेंट्स आ रहे थे। तो वहाँ पे काफ़ी एक रिज क्रिएट हो गया था, डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि हाउ टू एक्चुअली टैकल दिस सिचुएशन। तो अभी वो आपने अपने जवाबों में बता दिया है कि क्या वो एबीसी के स्टेप्स हो सकते हैं, क्या वो 4 तरीके के पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे इंश्योर कर सकते हैं, just not the animal lovers but animal haters can also ensure by बिल्कुल। taking some time out of their routine कि हाँ ये ठीक है थोड़े बहुत, if we can manage these things then at least it will be a first step towards something good. Agree with you. um, चारू, इस समय जो भी लोग देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, अगर आपको उनको कुछ एक सिंपल तरीके बताने हो बाय विच दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कॉज दैट यू आर फाइटिंग फॉर, तो वो तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर आप किसी भी एनिमल को हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है? एनजीओ को रन करने में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, वो होती है फंडिंग की। आपको कोई भी काम करना है, आपको पैसे चाहिए। बिना पैसे के तो कोई काम नहीं हो सकता। अगर हमें किसी को रेस्क्यू करना है, किसी भी एनिमल को खाना खिलाना है, किसी का ट्रीटमेंट कराना है, आपको हर चीज़ में फंड्स की ज़रूरत होगी। तो आप किसी भी शेल्टर को, किसी भी एनजीओ को, किसी भी फीडर को आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं भी कर सकते, तो आप अपने आस-पास के जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं, उनको फीड कराइए। आप बहुत स्मॉल स्टेप्स कर सकते हैं। आप चिड़ियों के लिए पानी रख दीजिए, सबसे आसान काम है। अपनी छत पे पानी रख दीजिए जाकर के, ये तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। आपके आस-पास जो भी आपके सराउंडिंग में है, जो इनके लिए गलत सोचता है, गलत कहता है, जिसके मन में भी हेट है, आप उस हेट को कोशिश करिए कि कम कर सकें। आप उसको अवेयर करिए कि कंपैशन क्यों ज़रूरी है, आपको काइंड रहना क्यों ज़रूरी है एनिमल्स के लिए, आपको प्रकृति के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानवर जो हैं, वो प्रकृति का हिस्सा हैं। आपको उनको ये समझाना होगा कि हम एनिमल लवर्स इन जानवर को कहीं से नहीं लाए हैं। भगवान ने सबको बनाया है। इस पूरी सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है। तो आपको क्यों इनके साथ में हेट नहीं फैलाना है? आपको क्यों नहीं इनके साथ में नफ़रत क्यों नहीं दिखानी इनको? इनको क्यों नहीं मारना है? तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, अगर आप एडॉप्ट कर सकते हैं, मैं कहूँगी यहाँ पर एडॉप्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है? आप किसी भी एनजीओ से, किसी भी
सड़क के पे बहुत सारे बेज़ुबान जानवर हैं। मैं यहाँ पर एनिमल हेटर्स की बात नहीं कर रही, लेकिन एनिमल हेटर्स जो खुद भी ये बात कह रहे हैं, तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिन कुत्तों से वो नफ़रत करते हैं, वो कुत्ते कई बार सरहद पर हमारे सोल्जर्स के साथ में लड़ते भी हैं। तब उनको हटाने की बात क्यों नहीं की जाती? क्योंकि वहाँ पर हमको फ़ायदा मिल रहा है इसलिए। कुत्ते तो वो भी हैं। ट्रेन आप डॉग्स। ट्रेन्ड डॉग्स हैं, लेकिन हम्म। डॉग तो है ना। हम्म। साथ में ठेंगा करके, ठेंगा नाम का एक इंडियन डॉग है, हम्म। जो कि काफ़ी ज़्यादा इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है। हम्म। ठीक है, वो इंडियन डॉग है। आप सोचिए कि अगर इंडियन, मैं यहाँ पर इस पॉइंट को इसलिए रख रही हूँ कि अगर इंडियन डॉग्स को भी ट्रेंड किया जाए, हम्म। अगर इंडियन डॉग्स को भी आप अडॉप्ट करते हैं, हम्म। तो वो कितने ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो सकते करेक्ट। हैं। क्योंकि लोगों का अक्सर ये मानना होता है कि हम इस ये तो सड़क का कुत्ता है, हम इसको क्यों पालें? हम्म। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट इसलिए दिया क्योंकि आप अगर ये मान करके चलोगे तो आप, आपकी सोच गलत है। हम्म। आप इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करिए, आप ब्रीडर्स की इंडस्ट्री को ख़त्म करिए। ये जो इल्लीगल ब्रीडर्स फैले हुए हैं सोसाइटी में हमारी, उनको ख़त्म करिए। हम्म। तब कहीं जाकर के हम अपने डॉग्स को, मतलब जो इंडियन डॉग्स हैं उनको अपना सकते हैं। हम्म। हम्म। तो सपोर्ट करने के कई सारे तरीके हैं। करेक्ट। आप अगर किसी को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, तो आप ये सारे स्टेप्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं, तो भी आप इसके लिए हमको समझ लीजिए बहुत बड़ा सपोर्ट पहुँचा रहे हैं। हम्म। इनडायरेक्टली बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं आप। गुड टू नो दैट, चारू। जस्ट वन स्मॉल थिंग, आपने बीच में मेंशन किया था दैट आप बंदरों को शायद खाना खिलाने हाँ, जाते हैं कहीं बिल्कुल, पे। बिल्कुल। अब बंदरों के लिए, ये क्वेश्चन मुझे पहले पूछना था, चलिए अभी पूछ ले रहा हूँ। बंदरों के लिए जो परसेप्शन है लोगों का कि बहुत एग्रेसिव होते हैं बंदर, हुँ, बंदर एज अ एनिमल, एज अ क्रीचर ऑल्सो वो अपने आप को एज अ पोर्ट्रे करते हैं कि यार डोंट कम नियर टू मी, हुँ, unless and until you are giving me food, हुँ, that is fine, otherwise I'm very dangerous for your health। तो वो ऐसा पोर्ट्रे ही करते हैं अपने आप को। हुँ, कितने इंस्टेंसेस हुए मेरे खुद के घर पे कि बंदरों की फौज चली आ रही है, पाइपलाइन तोड़ दी, टंकियों के ढक्कन उतार उतार के फेंक दिए। सो आई मीन इतना वायलेंट नेचर बंदरों का, टंकियों में नहा रहे हैं, पानी पूरा गंदा हो गया है, एंड यू नो गमले तोड़ दिए हैं, आई डोंट नो व्हाट ऑल हैपेंड। बट इतना जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं बंदर, तो हाउ डू यू सी कि हाउ शुड पीपल परसीव देम एज काइंड टू जस्ट लाइक डॉग्स? देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हमने बंदर के साथ क्या किया है। आप सोचिए ना कि आपने बंदरों के साथ क्या किया है। हमने उनका घर छीना, हमने पेड़ काटे, हमने जो उनकी, जो एक हर, मैंने आपको बोला कि हर एक एनिमल का अपना एक बिहेवियर होता है, हर एक एनिमल की अपनी टेरिटरी होती है। अगर आप उससे उसको दूर करोगे तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आप प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो आपको इन रिजल्ट्स के लिए तैयार रहना होगा। आपने अभी कुकरेल के लिए आपने देखा होगा कि उसको भी नाइट सफारी बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट अपील किया गया। ठीक है, हालाँकि अभी उसमें रोक लग गई है, उसके लिए हम भी काफ़ी प्रयासरत हैं कि वो चीज़ें ना हों। अगर ऐसा होता है, तो वहाँ के जो 200 बंदर हैं, वो कहाँ जाएँगे? वो आपकी कॉलोनी में आएँगे, वो आपके घरों पे आएँगे, वो आपकी छत पर आएँगे और आपको नुकसान पहुँचाएँगे। वो इसलिए नुकसान नहीं पहुँचाएँगे क्योंकि वो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो उनका बिहेवियर है। वो अपने बिहेवियर, जिसकी जो आदत है वो तो वो करेगा। मेरे पास 25 बंदर हैं, जो कि बीमार भी हैं, जिसमें से कुछ मदरलेस बच्चे हैं जो जिनकी माँ ही नहीं है। उन बच्चों को मैं छोटे पर से पाल रही हूँ और उनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक ह्यूमन के साथ पल रहे हैं, तो उनका बिहेवियर उस तरह से निकल रहा है। लेकिन जो बचपन से ही जंगल में रहे हैं, जिन्होंने हमेशा से छीन करके खाया है, तो आप सोचो कि वो आपसे एकदम अच्छी तरीके से मतलब बिहेव करें, आपसे खाना माँग करके खाएँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इससे बेटर ये है कि जो उनकी जो जगह है, जो उनका वन है, जो उनके जंगल हैं, आप वो मत छीनिए। आप डेवलपमेंट के नाम पे डेमोन्स्ट्रेशन मत करिए। अगर आप ये करेंगे तो इस चीज़ों से आपको कोई नहीं बचा सकता। आई एम सॉरी टू से। नो वरीज, बंदरों की रेत से फिर कोई नहीं बचा पाएगा हमें, अगर हम बंदरों के घर में रहने लग गए तो, बिल्कुल। जो कि हो रहा है। हाँ, सो वन लास्ट क्वेश्चन, नाउ अगेन आई एम कमिंग बैक टू डॉग्स। कुत्ता एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारी सोसाइटी में जिसको हम प्यार से भी देखते हैं, बोलते हैं, और जिसको हम गुस्से से भी देखते बिल्कुल। बोलते हैं। कुत्ता एक अब्यूजिव वर्ड भी है। कुत्ता एक ऐसा वर्ड भी है जो कि फॉन्डली हम बोलते हैं, ये तो मेरा कुत्ता है यार, ये तो मेरा पालतू कुत्ता है, या ए कुत्ते, या बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, समथिंग लाइक दैट। सो व्हाई, आई मीन ये जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है ना डॉग्स को लेके, नॉट जस्ट बिकॉज डॉग्स आर लविंग ऑल्सो, बट डॉग्स आर क्रूअल ऑल्सो।
एट द सेम गिवन पॉइंट इन टाइम। तो ये परसेप्शन कहीं ना कहीं हमें हमारे कल्चर में जो हमारी संस्कृति है उससे, शायद नॉट संस्कृति आई वुड से, बट हमारी अपब्रिंगिंग में हम सबकी इन जनरल, मूवीज़ ने जो रोल प्ले किया है या मीडिया ने जो रोल प्ले किया है या हमारे घर के बड़े लोगों ने जो रोल प्ले किया है, तो कहीं ना कहीं से वो एक नॉर्मल परसेप्शन बन के आया है अराउंड डॉग्स। डॉग्स इज़ वन प्रजाति एनिमल्स की जो कि फेमस भी है, अच्छी चीज़ों की वजह से भी और बुरी चीज़ों की वजह से भी। तो माई क्वेश्चन टू यू इज़, हाउ डू यू सी इट? आई मीन, इसको वाई रिसेंटली, इन रिसेंट टाइम्स, क्यों इसका जो ये परसेप्शन था वो अच्छी पॉजिटिव वे से ना होके वो नेगेटिव में ज़्यादा चला गया, जो परसेप्शन अराउंड डॉग्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा क्यों हुआ जिसकी वजह से इतना सारा ये बवाल जो अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली अराउंड स्ट्रे डॉग्स, वो स्टार्ट हो पाया? ऐसा आपको क्यों लगा कि वो नेगेटिव ज़्यादा चला गया? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। और कोई भी मीडिया तो वही दिखाता है जो होता है, नहीं, मीडिया जो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंसिडेंसेस मैं हुए खुद भी हैं। मीडिया बैकग्राउंड से रही हूँ। मैंने 4 हम्म। साल मीडिया में काम किया है। मीडिया वो हम्म। नहीं दिखाता जो होता आई मीन थोड़ा है। मसाला लगा के तो हाँ, दिखाएगा थोड़ा उसको। मसाला लगा के आप हम्म। देखिए कुछ हम्म। अच्छा आप मैं ठीक है, हम्म। मान लेते आप देखो ना कि बैकग्राउंड जो फ़ोटो रहती है, हम्म। ठीक है? किसी हम्म। भी डॉग की जो मीडिया यूज़ करता है, उसमें हमेशा डॉग का आप कैनाइन दाँत ही देखोगे। हम्म। हमेशा उसका ऐसा ही फ़ेस देखोगे हम्म। जो आपको सच में जिससे डर लगेगा। मुझे भी हम्म। लगता है देख कर के। हम्म। हम्म। क्यों यूज़ करना वो? हम्म। ठीक हम्म। है, मैं मानती हूँ कि कुछ जगह ऐसी घटनाएँ होती हैं ऐसी और मैं इससे नकार नहीं रही हूँ। लेकिन अगर आप एनिमल क्रुएल्टीज़ को नहीं दिखा रहे हो, तो फिर इन चीज़ों को क्यों दिखा रहे हो? इनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हो? मेरा पॉइंट ये था कि ये जो इंसिडेंसेस की आप बात कर रहे हाँ, हो, ये होते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। इट्स नॉट कि वो अभी रिसेंटली बढ़ गए हैं। हाँ, आई वुड से कि रिसेंटली हमें ज़्यादा पता चलने लग गया उनके बारे में, बिकॉज ऑफ मीडिया या सोशल बिल्कुल, मीडिया की बात बिल्कुल। कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेप की बात करूं, तो वो भी काफ़ी टाइम से ऐसे केसेस हमारे सामने आते थे, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रीच ऑफ सोशल मीडिया टू सर्टन प्लेसेस वो नहीं हो पा रहा था। देखिए, मैं आपको यहाँ हम्म। पे रोकना चाहूँगी जैसे हम्म। कि सोनम ने अपने हस्बैंड को मारा, ठीक है? हम्म। अब इस न्यूज़ के बाद में आप देखोगे कांस्टेंट आपको वैसी ही न्यूज़ेज़ मिल रही हैं, करेक्ट। ठीक है? हम्म। लगातार आप देखोगे कि वाइफ अपने हस्बैंड को मार रही है, आपको ऐसी ही न्यूज़ेज़ देखने को मिलेगी। क्यों? हम्म। क्योंकि हम्म। वो मीडिया दिखा रहा है, क्योंकि करेक्ट। उससे टीआरपी आ रही है, हम्म। क्योंकि वो आपके हम्म। एमपी पर चल रहा है, हम्म। ठीक है? हम्म। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आप देखो ना, आप किसी भी मीडिया हाउस में काम करोगे, सबसे ज़्यादा किस तरह की खबरें चलती हैं? क्राइम की खबरें सबसे ज़्यादा चलती हैं, करेक्ट। करेक्ट। एजुकेशन सेक्टर सबसे पीछे है। हम्म। मैं एजुकेशन बीट पे काम करती थी, एजुकेशन बीट पे सबसे उस पे एमपी लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। पता हम्म। नहीं कितनी तरह से मुझे हेडलाइन बनानी पड़ती थी। हम्म। हम्म। ये मैं आपको अभी आउट ऑफ द सीन जाके बता रही हम्म। हूँ। हम्म। लेकिन क्राइम की खबर को आप लिखते हो, उसको बनाते हो या डॉट, डॉट, डॉट लगा कर के आगे क्या हुआ, आपने बना दिया, तो वो सारी खबरें ज़्यादा चलती हैं। करेक्ट। तो कहीं न कहीं ये जो डॉग को विलेन बनाया गया है, ये इनको इतना इतना खतरनाक मैं ख ठीक है, कुछ लोग डरते हैं, ख घटनाएँ होती हैं, लेकिन जो इतना खतरनाक दिखाया गया है, बताया गया है, वो कहीं न कहीं इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। हम्म। इसमें मैं और सबसे दिल्ली में चूँकि हुआ तो आप जान ही रहे हो कि जो रेखा गुप्ता जी सीएम हैं वहाँ की और जो विजय गोयल जी हैं, उन्होंने तो हाथ धुल करके वो पीछे पड़ गए डॉग्स के। उनको सारी सामाजिक समस्याएँ जो थी वो सबसे बड़ी समस्या उसमें डॉग्स की लगी। उन्होंने ना तो दिल्ली से कुछ और कुछ नहीं ख़त्म किया, उनको लगा कि डॉग्स ही सबसे बड़ी समस्या है। डॉग्स के हट जाने के बाद से जो बाकी की चीज़ें जो सच में जिस पर काम होना चाहिए, वो क्या ख़त्म हो गई या ख़त्म हो सकती है, उसका परसेंटेज क्या कम किया उन्होंने? नहीं किया ना। आप देखिए इतनी जगह पे बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, उन सब की पहले से कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप डॉग को हटाने के पीछे पड़े हो। अब मैं आपके सवाल का जवाब बस केवल इतना देना चाहती हूँ कि इस हमारी संस्कृति में ठीक है, हमें ये कभी नहीं सिखाया गया कि कोई भी जानवर, कभी भी कोई भी जानवर मतलब वो हमारे एंटी हैं या हम हमसे मतलब वो बहुत खतरनाक हैं। काल भैरव भगवान की सवारी कुत्ता है, ठीक है? हमारे शंकर जी को पशुपतिनाथ कहते हैं, ऐसे ही तो नहीं कहते। युधिष्ठिर जी के साथ में अंत तक कोई गया तो वो कुत्ता था। फिर आप ये तो हम इंसानों को सोचना चाहिए कि जो हमारी संस्कृति में हमारे भगवान के साथ में सब जानवर उन्होंने सब सारे ही भगवान के साथ में एक ना एक कोई जानवर आप साथ में देखोगे। तो आज हम ह्यूमंस को क्या हो गया है कि हम ये सब चीज़ें सोचने पर और करने पर मजबूर हो रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत खतरनाक है, इसको तो हट ही जाना चाहिए। हम्म। इस कुत्ते को तो हट ही जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगी, अगर मान लीजिए कि कुत्ता खतरनाक है भी, आपको चिड़ियों से भी दिक्कत हो रही है, आपको उनको दाना डालने से भी दिक्कत हो रही है। चिड़िया क्या करती है बताइए?
तो यहाँ पर They poop around मेंटालिटी everywhere. आप इसका तो कोई No, वो no, तो I'm just kidding. वो हाँ. तो ये कहीं न कहीं सबसे बड़ी मेंटालिटी है और अपब्रिंगिंग है, पेरेंट्स की सीख है, जो ये हमको ऐसा बनने पर या बनाने पर या आस-पास का आपका जैसा सराउंडिंग में आपके जैसे लोग होंगे, दोस्तों के साथ आप कैसे दोस्तों के साथ आप रहते, उठते, बैठते हो, ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Correct. तो मुझे लगता है कि आप हमेशा सही और गलत को नोटिस करिए। Hmm. ठीक है, मैं नहीं कहती कि आप एनिमल लवर बन जाइए, मैं ये भी नहीं कहती कि आप एनिमल हेटर बन जाइए, Hmm. आप मत बनिए एनिमल लवर, बट आप कुछ ऐसा भी मत करिए कि जो इंसानियत पर सवाल खड़ा कर दे। Hmm. Hmm. इंसानियत को नहीं ख़त्म करना है Hmm. और इंसानियत यही कहती है कि हम सभी एक एक पेज पर हैं, Hmm. हम सभी एक समाज का हिस्सा हैं, हम सभी इस दुनिया का हिस्सा हैं और हम सबको एक डिग्निटी के साथ रहने का, जीने का हक है। Hmm. तो ये चीज़ मुझे लगती है। Such a good thought. चारू, ये तो हमने बात कर ली एनिमल लवर और एनिमल हेटर पे. जस्ट वन पॉइंट, आपका विचार उनके लिए क्या है जो एनिमल ईटर हैं, स्पेशली डॉग ईटर्स? देखिए ऐसे लोगों के तो मेरे पास में मैं क्या करूँ, मैं बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे लोगों पर जो एनिमल को का दर्द नहीं समझते और उनके वो और ऐसे लोगों पर भी जो एक जानवर को तो बचा रहे हैं लेकिन दूसरों को खा रहे हैं। मेरे लिए वो भी उसी का पार्ट है। सो आर यू कंप्लीटली वेजिटेरियन? या बिल्कुल। ओके. तो मेरा मानना ये है कि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने एक को बचाया दूसरे को खाया, नहीं। आप अगर एनिमल लवर हैं या आप एनिमल लवर नहीं भी, आपको सारे ही जानवर का दुख दर्द समझना चाहिए। आपको सेम पेज पे काम करना चाहिए। जो भी एनिमल को खा रहा है, वो आप मैं ये इतना ही बोल सकती हूँ कि आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आपको इस चीज़ से तुरंत इस चीज़ को तुरंत त्याग कर देना चाहिए और बस मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ कह नहीं सकती हूँ, बस यही है कि मैं उनको बद्दुआ ही दे सकती हूँ। Okay, fine. So that's a wrap to our show, and I learned so many things. I mean, not just about dogs in specific, but about the whole animal kingdom. As in, how do you guys operate? आपका modus operandi कैसा रहता है with regards to if any rescue call is coming? तो उन सब चीज़ों के बारे में मैंने भी काफ़ी सीखा. And how people who are working towards this cause, working for this cause, उनका कैसा रिएक्शन रहता है, उनके क्या स्टेप्स रहते हैं इन सब चीज़ों को लेके. तो काफ़ी मैं भी इनलाइटेंड हुआ हूँ इस सब्जेक्ट को थैंक यू सो लेके. मच। और दो आई एम ऑल्सो एन एनिमल लवर, बट इस कॉन्वर्सेशन के बाद से काफ़ी कुछ डिटेलिंग्स में मैंने कुछ चीज़ें समझी हैं. स्पेशली वो जो अभी इतना बड़ा बवाल हुआ था दिल्ली में, बिल्कुल। उसके बाद भी काफ़ी लोगों का अटेंशन गया है इस मैटर पे. आई एम ग्रेटफुल कि ये हुआ. अगर ये शायद ना होता तो वो जो किस्से इंसिडेंसेस होते आ रहे थे हाँ, बिल्कुल। एनिमल डॉग बाइट के और उन सब चीज़ों के, तो उन सब चीज़ों पे शायद लोग ऐसे ही उनको एक खबरों की तरह पढ़ के निकाल देते, या एनिमल्स पे जो क्रुएल्टी हो रही है वो भी खबरों की तरह निकल जाती. बट ये इंसिडेंस हुआ. आई एम सो ग्रेटफुल कि जिसकी वजह से लोग एक्शन में आए. संस्थाएं जितनी भी एनिमल्स के लिए काम कर रही हैं वो सब एक्शन में आई. उन्होंने एक एक स्टेटमेंट दी बेसिकली कि हम तो है ही हैं, एनिमल्स भी दे आर नॉट अलोन, सो दे आर देयर फॉर एनिमल्स एज वेल. तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा. अगर आपका कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट है, यू कैन. मैं यही कहना चाहूँगी कि हर हीरो जो है वो कैप नहीं पहनता और आप अगर इस जीवन को जीते हैं, आपने जन्म लिया है, आपको एक इंसान का जीवन मिला है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, आप इसको यूटिलाइज़ करिए। आप इन आप एनिमल्स को अगर हेल्प कर पा रहे हैं, आप सोचिए ना कि आप जो जो बोल नहीं पा रहा है, जो अपनी परेशानी कह नहीं पा रहा है, जब आप उसकी वॉइस बनते हो, तो आपको बहुत सुकून की नींद आती है रात में। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से इन एनिमल्स को हेल्प कर सकते हो, ये सोचना हमेशा कि आपके पास एक रेस्क्यू सेंटर हो, आपके पास एक एनजीओ हो, ज़रूरी नहीं है। आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप खुद से शुरुआत करिए, आप खुद में बदलाव लाइए, उसके बाद आप सोसाइटी को बदलने के लिए निकल पड़िए। क्योंकि जीवन तो हर कोई जी रहा है, लेकिन जीवन के जो मायने होते हैं, वो पूरा करना बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। तो आप को अपने ड्रीम को चेस करिए और इस पथ पर आगे बढ़िए, कुछ अच्छा करिए कि आगे आपको सबको याद रखे।